हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 571 भविष्य की योजनाएं। 3 अगले दिन माइकल सुबह जल्दी उठा और सूर्योदय से पहले सीधे हेड्स चला गया। उसने पहले से ही बहुत सारी योजनाएं बना रखी थीं और दिन की शुरुआत कुछ मजबूत कॉफ़ी के साथ करने का फैसला किया। घात लगाने के बाद माइकल ने लॉर्ड मालन को रेलिन, हेड्स और मैजेस्टिक को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया। इसलिए जब माइकल और गया हेड्स पहुंचे तो उनका स्वागत 2 कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज गार्ड ने किया। लॉर्ड घोस्ट, लेडी एलिया, माइकल और गया के हेड्स में प्रवेश करते ही दरवाजे के दोनों तरफ खड़े 2 गार्ड ने अपना सिर झुका लिया। हाल ही में पुनर्निर्मित हेड्स पहले से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। हालांकि वह बोनेफोअर से नफरत करती थी, लेकिन वह उसके कौशल की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। असल में उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। भगवान, मुझे इस जगह की महक याद आ रही है। गया ने हवा में एक लंबी सांस ली और कुछ पलों के लिए रेस्तरां के चारों ओर देखा और फिर उनके लिए निर्धारित टेबल की ओर चल पड़ा। हे भगवान, जैसे ही वे बैठे, ग्लोरिया, जो पिछले दरवाजे से बाहर आए, लगभग उछल पड़ी और सदमे में सांस लेने लगी। मास्टर घोस्ट, मिस एलिया। माइकल भी हैरान था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्लोरिया इतनी जल्दी यहाँ आएगी। आप जल्दी आ गई, गया ने कहा। मैं हमेशा जल्दी आता हूँ ताकि सब कुछ सही हालत में देख सकूँ, मिस एलिया। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन हमेशा प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। माइकल ने ग्लोरिया की कड़ी मेहनत की सराहना की। माइकल ने ग्लोरिया को इतनी बड़ी रकम क्यों दी, इसकी एक वजह थी। मैंने सुना है कि आप रॉयल लैंड में एक और शाखा खोलने की योजना बना रहे हैं। आइए बैठिए, गया ने ग्लोरिया को उनके सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। पहले तो ग्लोरिया को उनकी आंखों में देखने में भी हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन घोस्ट और एलिया के साथ समय बिताने के बाद वह उनसे डरने के बजाय उनका सम्मान करने लगी थी। इसलिए अनिच्छुक होकर उनका समय बर्बाद करने के बजाय ग्लोरिया ने सीट ले ली। मुझे इस जगह के बारे में बताओ, गया ने पूछा। ठीक है, ये गैरिसन के करीब कुलीन जिले में स्थित है। अच्छी सुरक्षित जगह, बड़ी 3 मंजिला इमारत और नई बनी हुई है। बहुत बढ़िया लगता है। इसे खरीदने में कोई समस्या है? इमारत का मालिक किंग क्रेमर का चचेरा भाई है। वह थोड़ा मुश्किल खेल रहा है। गया ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे ग्लोरिया की आवाज़ में एक अनिच्छा महसूस हुई, जैसे कि वह कुछ छिपा रही हो। ग्लोरिया। गहरी आवाज़ सुनने के बाद ग्लोरिया ने बस आह भरी। ये सिर्फ उस आदमी की नज़र है, मिस एलिया। ये ठीक नहीं लग रहा। जिस तरह से वह लेडी रेलेन को देखता है, वह ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि वह सिक्के मांग रहा है। अरे, मुझे इससे नफरत है, माइकल ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। माइकल आखिरी चीज़ जो चाहता था वह राजा क्रेमर से दुश्मनी करना था। राजा ब्रेडिया के विपरीत, राजा क्रेमर एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और एलोन में सबसे शक्तिशाली राज्य के राजा थे। क्या आपने कोई दूसरी जगह देखी? गया ने अपने चेहरे पर गुस्सा छिपाते हुए पूछा। हाँ, लेकिन वे इतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए हम कहीं और शाखा खोलने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक अच्छा विचार है। इन बिगवेल युवा स्वामियों से निपटना परेशानी भरा है, गया ने आह भरी। हालांकि ग्लोरिया को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे राहत महसूस हुई। जैसा आप चाहें, मिस एलिया। बात करते समय माइकल ने रेलिन को दरवाजे से अंदर आते देखा और घोस्ट और एलिया को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये रही पूरी दुनिया में मेरी सबसे पसंदीदा रसोया, मिस एलिया। रेलिन ने गया की ओर दौड़ लगाई और उसे कसकर गले लगा लिया। कोर फॉर्मेशन लेवल 7। माइकल ने रेलिन के साधना स्तर की प्रशंसा की। यह उसके लिए स्पष्ट था कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद रेलिन उसके निर्देशानुसार साधना में समय बिता रही थी। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम कहाँ थे? गया ने रेलिन को अपने पास बैठाया और रेलिन के सुनहरे बालों को सहलाया। तुम चमक रही हो, गया ने रेलिन की रेशमी चिकनी, चमकदार त्वचा पर टिप्पणी की, जिससे रेलिन शर्मा गई। क्या हम सब एक साथ ताज़ी कॉफ़ी पीकर बात करें? माइकल को उनके पुनर्मिलन में बाधा डालना बुरा लगा, लेकिन वह चाहता था कि वह कॉफ़ी उसके दिमाग को आगे की चाल की योजना बनाने के लिए प्रेरित करे। मुझे 10 मिनट दो और मैं मिस एलिया की पसंदीदा कुकीज़ के साथ कॉफ़ी लाऊंगा। तुम बहुत कीमती हो। गया ने रेलिन के गाल को इस हद तक चुटकी से दबाया कि वह पके टमाटर की तरह लाल हो गया। तुम अपना काम कर सकती हो, ग्लोरिया। माइकल ने ग्लोरिया को विदा किया ताकि वह गया के साथ योजना बनाना शुरू कर सके। तुम उसे मारने वाले नहीं हो। माइकल ने अविश्वास दिखाते हुए अपनी भौहें उठाईं। बेशक, मेरा वचन ही मेरा बंधन है, माइकल ने उसे अपनी 3 उंगलियां छाती पर रखते हुए देखकर हंसते हुए कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं मरेगा। आर्या ब्रैडफोर्ड में है ना? माइकल ने सिर हिलाया। जब माइकल पिछली बार आर्या से मिला था तो उसने उसे अपने भाइयों को ब्रैडफोर्ड ले जाने और जुड़वां बच्चों को सेना में भर्ती कराने के लिए सैडी से संपर्क करने का आदेश दिया था। सैडी की बदौलत टाइटस और ऑप्टिमस ब्रैडफोर्ड की सेना के सैनिक बन गए थे और डार्क लॉर्ड के आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब समय आ गया है कि वह रॉयल लैंड में थोड़ी टोह ले।
तुम क्या योजना बना रहे हो? माइकल ने उत्सुकता से पूछा। उस जैसा विकृत कमीना बिना पार्टी और उत्सव के नहीं रह सकता। मुझे यकीन है कि वह इस सप्ताहांत एक पार्टी कर रहा होगा। तो हम पार्टी में घुस जाते हैं। गया ने कंधे उचका दिए। हम नहीं जा सकते। वह मर जाता है और हम संदिग्ध बन सकते हैं। नहीं, अगर वह पागल हो जाता है और खुद को मार लेता है, गाटा ने शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि माइकल उसकी योजना को समझ गया था। अगर किसी ने उस युवा मास्टर को मार दिया तो अभिभावक या राजा के रक्षक माइकल से संबंध जोड़ सकते हैं। हालांकि अगर वह पागल हो जाता है और खुद को मार लेता है, जैसा कि गया ने कहा, तो कोई भी आंख नहीं झपकाएगा। सौभाग्य से माइकल जानता था कि उसे कैसे पागल बनाया जाए। एलिडिर कहाँ है? उसे अब तक बाहर निकल जाना चाहिए था। गया ने खिड़की से उगते सूरज को देखा और आश्चर्य व्यक्त किया। जबकि हम उसका इंतजार कर रहे हैं, मुझे बताओ कि मुझे ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। माइकल ने जल्दी से चर्मपत्र पर चीज़ों की एक सूची लिखी और उसे गया की ओर बढ़ा दिया। ब्लैक इकोरी, साफ सुथरे नीलम, मेरिडियन अयस्क, रित्सबरी तेल। गया ने वस्तुओं की सूची पढ़ी और सूची के अंत तक पहुंचने के बाद उलझन में लग रहा था। तुम इन सभी वस्तुओं के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? तुम इन वस्तुओं को किसी आम नीलामी घर में नहीं पा सकते। इनमें से ज़्यादातर वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इन वस्तुओं को पा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे पसंद करोगे। कौन? माइकल ने पूछा। फेनॉक्स द्वीप के लॉर्ड फ्रेकिंग जूलियस। कूल। हालांकि माइकल ने अपने शांत स्वर से गया को आश्चर्यचकित कर दिया। हम मेरी ओर से डैनियल को जूलियस से मिलने भेजेंगे। वाह, मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो जाओगे या फिर क्या गुस्सा करोगे। देखो, मैं अब एक फ्यूजन स्टेज साधक हूँ। एक तुच्छ कोर फॉर्मेशन या कोर स्ट्रेंथनिंग आदमी के खिलाफ शिकायत रखना मेरे लिए नीचता है। ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि जूलियस भी मेरे खिलाफ जो कुछ भी किया है उसे बर्दाश्त कर रहा है। चलो डैनियल को भेजकर उससे ये सामान ले आते हैं। तुम इतने संत कब बन गए? गया अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि घोस्ट फीनिक्स द्वीप पर जाएगा और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को खत्म कर देगा या कम से कम जूलियस को मार डालेगा। आखिरकार लॉर्ड जूलियस ने घोस्ट को मारने की कोशिश की थी जब उसने उन युवाओं के समूह को मार डाला था जिन्होंने गया को मारने की कोशिश की थी। फिर भी उसने जूलियस को माफ करके उसे गलत साबित कर दिया। लेकिन अगर वह अभी भी कुतिया की तरह व्यवहार करता है तो मैं उसे मार सकता हूँ। ठीक है। पहले के विपरीत माइकल को दुश्मन बनाने से खुद को रोकना नहीं पड़ा। इसके विपरीत यह हेलोन के लोग थे जिन्हें माइकल को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। एक फ्यूजन स्टेज साधक के रूप में माइकल के पास दुनिया के चेहरे से कई महान परिवारों और संप्रदायों को मिटाने की शक्ति थी। इस समय केवल शीर्ष स्तरीय फ्यूजन स्टेज या उनसे ऊपर के साधक ही माइकल को रोक सकते थे। जब वे बात कर रहे थे तो एक और व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया और इस बार वह एलिडिर था। वह माइकल और गया की ओर ऐसे चला गया जैसे वह अपना सिर ऊंचा करके इस जगह का मालिक हो। देखो कौन आया है। चूंकि वे हेडिस में थे इसलिए झुकने के बजाय एलिडिर ने सिर हिलाया और उनके सामने सीट पर बैठ गया। दुष्वप्न कहाँ है? जैसे ही एलिडिर बैठा, माइकेला ने उससे दुष्वप्न के बारे में पूछा। जिस क्षण हम बाहर निकले वह संप्रदाय में आपसे मिलने गया। मुझे यकीन है कि वह भी क्लेयर के साथ है। गया ने बुलबुले से भरे बाथटब में दुष्वप्न की कल्पना करते हुए हंसते हुए कहा। एलिडर। माइकल ने एलिडर की ओर सिर हिलाया क्योंकि बाद वाले ने जल्दी से मेज पर एक रून बनाया। एक बाज जैसा दिखने वाला गहरा लाल रून एक पल के लिए चमका और फिर हवा में गायब हो गया। अब कोई भी हमारी बात नहीं सुन पाएगा। अच्छा, तो अब वह यहाँ है। हमें बताओ कि हमारा अगला कदम क्या है? गया ने माइकल से पूछा। सच कहूं तो गया को अपने सामने आने वाली समस्याओं से बहुत परेशानी हो रही थी। अब तक उनके दुश्मनों को उनसे ज़्यादा ताकतवर होने का फ़ायदा था। अब ये बदल गया था। इसलिए गया समस्याओं से सीधे निपटना चाहता था। सबसे पहले हमें जो शुरू किया है उसे पूरा करना होगा। हम घिसल जा रहे हैं और बिग बर्था को मोटा से लैस करेंगे। यार, मुझे उस मोटा को देखना है जिसके बारे में तुम दोनों लगातार शिकायत करते रहते हो। क्या उन्होंने इसे बनाना पूरा कर लिया है मेरे प्रभु? हम मैक्सिन मोटा के साथ कोरी के द्वीप पर हमसे मिलेगी। जब हम इसे पूरा कर लेंगे तो मैं अदन जाने की योजना बना रहा हूँ। हम दक्षिणी महाद्वीप को अपना मजबूत आधार बनाने में अब और देरी नहीं कर सकते। एक तरफ हमारे पास पिशाचों का रहस्यमयी कबीला है जो हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली लगता है। दूसरी तरफ हमें स्काईहॉल और गार्जियन से निपटना है। इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं कहता हूं कि हम स्थिति को अपने पक्ष में कर लेंगे और दक्षिणी महाद्वीप को हमेशा के लिए जीत लेंगे, तो हम सभी सहमत होंगे। गया ने उत्साह से अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें एक सहयोगी बनाना है। माइकल ने एक पल के लिए विराम लिया। पवित्र चर्च।
मैं चर्च के डार्क लॉर्ड के खिलाफ युद्ध के खिलाफ अपने नाम पर $5 मिलियन का एक बड़ा दान करने जा रहा हूँ। ओह, मैं समझ गया। कुछ पलों तक गहराई से सोचने के बाद गया को माइकल की योजना समझ में आ गई। मुझे मत बताओ कि तुम उसे नहीं समझ पाए। तुम हजारों साल के हो। बस अपने पुराने दिमाग का इस्तेमाल करो और समझो। घोस्ट को अपने सहयोगी के रूप में पवित्र चर्च की क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। माइकल के चेहरे पर प्रसन्नता भरी नज़र देखने के बाद एलिडिर ने वास्तव में उसकी योजना को समझने के लिए उसके दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जहां तक एलिडिर ने माइकल से सुना था, पवित्र चर्च पूरी ताकत से डार्क लॉर्ड का शिकार कर रहा था। इसलिए वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि माइकल को उस शक्तिशाली संगठन से मिलने की क्या जरूरत थी जो उसका शिकार कर रहा था। अध्याय 572 ओलिविया की शादी तय करना। अपने अगले कदमों की योजना बनाने के बाद माइकल ने रेजिनाल्ड के गाय के साथ हेड्स पहुंचने का इंतजार किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक रईस हेड्स में प्रवेश करते गए और रेस्तरां में भीड़ बढ़ने लगी। रेस्तरां खुलने में 1 घंटा भी नहीं बीता, फिर भी सभी टेबल रईसों से भर गए। कुछ रईस माइकल को देखकर हैरान दिखे, लेकिन उन्होंने माइकल को परेशान नहीं किया। आखिरकार जब सूरज क्षितिज से ऊपर उठ गया तो रेजिनाल्ड ओलिविया और रिकी के साथ हेड्स में प्रवेश कर गया। लॉर्ड रेजिनाल्ड। माइकल रेजिनाल्ड से हाथ मिलाने के लिए खड़ा हुआ। सभी के अपनी जगह पर बैठने से पहले गाय ने भी उसका हाथ मिलाया। हम 3 स्पेशल लेंगे, माइकल ने रेजिनाल्ड की ओर से भोजन का आदेश दिया। मास्टर घोस्ट, मैंने कीमिया प्रतियोगिता में जो हुआ उसके बारे में सुना है। डरावना काम। उसकी देखभाल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेजिनाल्ड ने सिर हिलाकर माइकल के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। लॉर्ड रेजिनाल्ड, मैंने आपको ओलिविया के बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया था। आमतौर पर मैं दूसरों के काम में अपना सिर नहीं घुसाता, लेकिन वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। वह मेरी छात्रा है और एक शिक्षक के रूप में मैं उसकी भलाई को अनदेखा नहीं कर सकता। माँ, उसकी बात सुनो। गया ने रेजिनाल्ड को बीच में ही रोक दिया जब वह माइकल को बीच में बोलने वाला था। मुझे इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं है। ये दोनों प्यार में हैं। माइकल ने ओलिविया और रिकी की ओर इशारा किया, और मैं चाहता हूं कि तुम उनसे शादी करो। अगर तुम इसलिए हिचकिचा रही हो क्योंकि वह महान नहीं है और पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, तो ये तुम्हें आश्वस्त करेगा। रेजिनाल्ड ने माइकल को अपने अंतरिक्ष वलय से एक चर्मपत्र पर बात करते हुए और उस पर कुछ लिखते हुए देखा। इसमें मेरा तुम्हारे लिए वचन है। 2 साल में रिकी आत्मा शोधन चरण तक पहुंच जाएगा। 2 महीने में उसे सनराइज संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और अब वह केवल एक गुर्गा नहीं रहेगा। गया को छोड़कर सभी चौंक गए। चाय, शिक्षक, ओलिविया हकलाते हुए बोली जब माइकल ने चर्मपत्र रेजिनाल्ड की ओर बढ़ाया। उसने उसे अपने हाथ में लिया और माइकल के शब्दों पर नजर डाली। मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात पर सहमत होंगे कि आत्मा शोधन चरण में रिकी बिना किसी की मदद के ओलिविया की रक्षा कर सकता है, माइकल ने शांति से कहा। और सूर्योदय संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में वह प्रभावशाली होगा और एलोन में कई रईसों की तुलना में उसका दर्जा ऊंचा होगा, गया ने माइकल के बाद कहा। रेजिनाल्ड बस अवाक रह गया जबकि रिकी को लगा कि वह बेहोश होने वाला है। आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा, लॉर्ड रेजिनाल्ड। उसने आपकी अनुमति मांगी क्योंकि वह आपसे प्यार करती है और आपका सम्मान करती है। अब समय आ गया है कि आप भी उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करें। अगर वह किसी दूसरे आदमी से शादी करती है तो वह सिर्फ एक पत्नी होगी, लेकिन रिकी उसके साथ रानी की तरह व्यवहार करेगा। वह एक अच्छा लड़का है। घोस्ट द्वारा उसके लिए गवाही देते हुए सुनकर रिकी की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी ओर रेजिनाल्ड ने आह भरने से पहले रिकी और ओलिविया को देखा। क्या आपको सच में लगता है कि वह 2 साल के भीतर आत्मा शोधन चरण तक पहुंच सकता है? मुझे नहीं लगता। मुझे पता है तुम मेरी बात मानोगे। माइकल से आश्वासन मिलने के बाद वह रिकी को अब और अस्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा नोआ विंस्टन ने शादी रद्द कर दी थी, इसलिए रेजिनाल्ड के पास घोस्ट से सौदा स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और रिकी। जब रेजिनाल्ड सोच रहा था, गया ने अपनी नज़र रिकी की ओर घुमाई। वह तुम्हारे जीवन की एकमात्र लड़की है। मैं उसकी हरी आंखों में केवल खुशी के आंसू देखना चाहता हूँ। अन्यथा मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, सूप बनाऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। गया ने रिकी को धमकाया और स्वर की ठंडक से रेजिनाल्ड समझ गया कि वह मजाक नहीं कर रही थी। आपका जवाब क्या है, लॉर्ड रेजिनाल्ड? रेजिनाल्ड ने रिकी और ओलिवा को फिर से देखा और एक लंबी सांस ली। मुझे उनके बीच विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। हम उनकी शादी तब करेंगे जब वह आत्मा शोधन चरण पर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेजिनाल्ड रिकी को असफल देखना चाहता था, लेकिन वह वास्तव में अपनी बेटी की रक्षा के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति को चाहता था। यही मुख्य कारण था कि रेजिनाल्ड ने रिकी को अस्वीकार कर दिया। हालांकि अब जब घोस्ट ने उसे आश्वस्त किया तो उसे वास्तव में विश्वास था कि रिकी आत्मा शोधन चरण तक पहुंच सकता है। जहां तक रेजिनाल्ड का सवाल है, घोस्ट अगर मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकता है।
जैसे ही रेजिनाल्ड सहमत हुआ, ओलिविया अपने पिता पर झपटी और उसे कसकर गले लगा लिया। इस बीच रिकी ने लगभग माइकल के पैर पकड़ लिए, लेकिन माइकल ने हवा के झोंके से उसे तुरंत रोक दिया। तुम और डैनियल अपने लिए कुछ साथी ढूंढो। कल से तुम दोनों पहले से कहीं ज्यादा साधना करना शुरू कर दोगे। एलिया तुम्हें एक प्रशिक्षण रेजिमेंट देगी जिसका तुम्हें पालन करना होगा। रिकी ने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। हालांकि माइकल डैनियल और रिकी को गोलियां और औषधियां दे सकता था, लेकिन कड़ी मेहनत और सख्त प्रशिक्षण रेजिमेंट के बिना वे 1 मिलियन साल में भी आत्मशोधन चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे। चूंकि माइकल ने रेजिनाल्ड को अपना वचन दिया था, इसलिए उसने उन्हें प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी गया को दे दी। खुश प्रेमी पक्षियों को विदा करने के बाद माइकल ने राजसी के भविष्य के बारे में बात करना शुरू कर दिया। लॉर्ड रेजिनाल्ड, हमारे हाथ में एक अनूठा अवसर है। आप जानते हैं कि यह क्या है? रेजिनाल्ड ने सिर हिलाया। एलोन और ओज़ में लगभग 80% कीमियागर खत्म हो गए हैं, इसलिए हमारे पास कीमियागरों का एक बड़ा शून्य है। क्या आपको नहीं लगता कि कीमत थोड़ी बढ़ाने का समय आ गया है? गया ने पूछा। जरूर, आपकी गोलियों और औषधियों की पहले से ही बहुत ज्यादा मांग है। वास्तव में मांग हमारे पास मौजूद उत्पादों से कहीं ज्यादा है। मैं अपनी टीम से बाजार का आकलन करवा सकता हूं और यह अनुमान लगा सकता हूं कि हमें कीमतें कितनी बढ़ानी चाहिए। यह अच्छी बात है, लेकिन मैं राजसी लॉर्ड रेजिनाल्ड का विस्तार करने के बारे में भी सोच रहा हूं। आप और मेरे बीच मैं ओलिविया को अपनी राजसी श्रृंखलाओं का प्रमुख बनाने की योजना बना रहा हूं। ओलिविया को मुनाफे में हिस्सा मिलने के बारे में आप क्या सोचते हैं? रेजिनाल्ड अवाक रह गया। मुनाफे में 10% भी ओलिविया को जीवन भर के लिए संतुष्ट कर देगा। वास्तव में अगर घोस्ट ने वही किया जो उसने कहा था, तो वह कुछ सालों में रेजिनाल्ड की कुल संपत्ति को पार कर जाएगी। एक व्यापारी के रूप में वह बता सकता था कि यह कितना सुनहरा अवसर था। ये बहुत बढ़िया होगा मास्टर घोस्ट, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं लॉर्ड रेजिनाल्ड? बेशक मास्टर घोस्ट। रेजिनाल्ड बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने पहले ही ओलिविया को घोस्ट की राजसी श्रृंखला के प्रमुख के रूप में कल्पना करना शुरू कर दिया था। मुझे शाखाएं खोलने के लिए अच्छी जगहों की ज़रूरत है। क्या आप अपनी टीम से मुझे कुछ बढ़िया जगहें और उनकी कीमतें ढूंढने के लिए कह सकते हैं? इसे पूरा समझो, मैं कुछ दिनों में सूची आपके पास भेज दूंगा। रेजिनाल्ड के दिमाग में पहले से ही कुछ जगहें थीं, इसलिए घोस्ट के लिए कुछ उपयुक्त जगहें ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा रेजिनाल्ड घोस्ट को एक शानदार चेन बनाने में अपनी पूरी मदद देगा ताकि ओलिविया का भविष्य उज्जवल हो और वह रागोत में कीमिया शिक्षक बनने के बजाय एक प्रसिद्ध नेता बन सके। सब कुछ कहने और करने के बाद रेजिनाल्ड ने घोस्ट और गाय को पीछे छोड़ते हुए हेड्स छोड़ दिया। दोनों हेड्स में इधर उधर नहीं रुके, बल्कि सीधे संप्रदाय में वापस चले गए। जिस समय वे संप्रदाय में वापस आए, माइकल को एक भारी थैले से मारा गया और बुरा कोई और नहीं बल्कि नाइटमेयर था, जिसने अपने आकार को एक पूर्ण विकसित जर्मन शेपर्ड की तरह छोटा कर लिया था। दुष्स्वप्न दोस्त ड्रैगन ने पागलों की तरह माइकल के चेहरे को चाटा और उसे चूमने की बौछार कर दी। ये बहुत लंबा लग रहा है। नाइटमेयर ने बीच हवा में गाय और माइकल दोनों को गले लगाया। तीनों धीरे धीरे क्लेयर के उल्लेख पर उतरे और क्लेयर को देखने के लिए अंदर चले गए। भूत क्लेयर ने मुस्कुराहट के साथ माइकल और गया का स्वागत किया। अपनी सीटें ले लो। जब वे सभी बैठ गए, क्लेयर ने माइकल को 2 चरणपत्र सौंपे। एक राज्य को संप्रदाय के साथ विलय करने का दस्तावेज है और दूसरा आपकी स्नातक की पुष्टि है। चूंकि आप अवोर्ड जाने की तैयारी में व्यस्त रहेंगे, इसलिए मैंने उन्हें जितनी जल्दी हो सके तैयार करने की स्वतंत्रता ली। गया ने उन्हें अपने अंतरिक्ष वलय के अंदर रखने से पहले 2 दस्तावेजों पर एक छोटी सी नज़र डाली। इसके अलावा मैंने कुछ शिष्यों को आप दोनों के लिए अपना घर बनाने के लिए एक अच्छी जगह खोजने के लिए भेजा है। जब तक आप अवोर्ड से वापस आएंगे, तब तक हमारे पास एक बढ़िया जगह होगी। हाँ, लेकिन किसी को भी निर्माण शुरू न करने दें। मैं हमारे महल की हर ईंट को डिज़ाइन करना चाहता हूँ। महल? क्लेयर ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। बेशक, यह एक महल होगा। कोई भी महल नहीं, यह एलन में मौजूदा महलों को जर्जर घरों जैसा बना देगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ आप दोनों के लिए महल बनाना बहुत ज़्यादा है? क्लेयर ने अपनी नज़र माइकल की ओर घुमाई, लेकिन वह चुप रहा। गया का सपना था कि वह अपना खुद का महल बनाए, और माइकल के पास उसे ऐसा करने से रोकने की कोई योजना नहीं थी। चाहे उसे इसके लिए कितने भी सिक्के खर्च करने पड़ें, वह गया को अपना महल बनाने देगा। साथ ही माइकल को राजा की सभी जिम्मेदारियों के बिना महल में रहने का विचार पसंद आया। आमतौर पर मैं उससे असहमत होता, लेकिन मुझे महल में रहने का विचार पसंद है। मेरे पास अपने कमरे के लिए कुछ बढ़िया विचार हैं। नाइटमेयर उत्साह से हंसा। उन दोनों की बातें सुनकर क्लेयर केवल आहें भर सकी। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है न? नहीं, गया ने अपना सिर हिलाया। मेरा विश्वास करो क्लेयर, तुम हैरान हो जाओगी। हमें बस अवोर में कुछ बेहतरीन आर्किटेक्ट खोजने की जरूरत है। तो क्या तुमने सोचा है कि तुम अवोर कैसे जाओगी?
तुम वहाँ हवाई जहाज से नहीं जा सकती क्योंकि इसमें महीनों लग जाएंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक पोर्टल की तलाश करता। पोर्टल की बात करें तो क्या तुम्हें लगता है कि पवित्र चर्च के पास एक होगा? माइकल ने अचानक पूछा। मुझे लगता है कि हाँ, पवित्र चर्च की रॉयल लैंड में एक शाखा है और मैंने सुना है कि वहाँ उनका एक पोर्टल है, क्लेयर ने कहा। ये बहुत बढ़िया है, मुझे वैसे भी परम पावन से मिलना है। धन्यवाद क्लेयर। क्लेयर पूछना चाहती थी कि माइकल अचानक परम पावन से क्यों मिलना चाहता है, लेकिन वह उसके काम में अपनी नाक घुसाने से बचती रही। तुम आज यहीं क्यों नहीं रुकती और लड़कियों की रात मनाती हो? मैं परम पावन से मिलने जाऊंगी, माइकल ने गेया से कहा। उसने जल्दी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि तुम्हें उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए, माइकल ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसका हाथ दबाया। गे को अपना असली कारण समझने में 1 सेकंड लगा। तुम्हें पता है, यह एक बढ़िया विचार है। मेरे बारे में क्या? नाइटमेयर ने पूछा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, माइकल ने नाइटमेयर के सिर को सहलाया और उसे चर्च में लाने के लिए सहमत हो गया। अध्याय 573 पवित्र चर्च। माइकल को रॉयल लैंड का दौरा किए हुए कुछ महीने हो चुके थे। जब तक वह नाइटमेयर के ऊपर से रॉयल लैंड के लिए उड़ान भरता, तब तक सूरज ऊपर था, अपनी गर्मी से सभी को झुलसा रहा था। पहले की तरह माइकल को शहर के गेट पर उतरना पड़ा और शहर में प्रवेश करने के लिए टोल देना पड़ा। नाइटमेयर ने अपना आकार छोटा करके माइकल के कंधे पर बैठ गया। 20 सोने के सिक्के चुकाने के बाद माइकल रॉयल लैंड की मुख्य राजधानी में प्रवेश कर गया। हमेशा की तरह शहर किसी काल्पनिक एनीमे या काल्पनिक नाटक से अलग लग रहा था, जिसमें सभी लोग फैंसी कपड़े पहने हुए थे और अन्य जातियों के सदस्य थे। कई युवा लड़कियों और युवा लड़कों के पास अपने विदेशी पालतू जानवर थे, लेकिन किसी के पास ड्रैगन नहीं था। आखिरकार एक वन ड्रैगन अभी भी एक दुर्लभ ड्रैगन नस्ल थी। इसलिए माइकल ने शहर के चौक की ओर चलते हुए उस पर कुछ नज़रें डालीं। क्लेयर के अनुसार पवित्र चर्च की ओर जाने वाली सड़क शहर के चौक से निकलती थी। उन सभी पहरेदारों को देखो। जब माइकल शहर के चौराहे की ओर जा रहा था, दुष्वप्न ने उसे सड़कों पर गश्त कर रहे पूरी तरह से कवच युक्त सैनिकों की ओर इशारा किया। सैनिकों ने अपनी छाती पर रॉयल लैंड की शिखा के साथ हल्के नीले रंग का कवच पहना था। हालांकि कई समूहों ने नीले रंग के बजाय गहरे भूरे रंग के कवच पहने थे। माइकल उन्हें पहचान नहीं पाया। वे कौन हैं? पवित्र चर्च के सैनिक, जिन्हें पवित्र रक्षक कहा जाता था, चमकदार सफ़ेद कवच में होते थे। उसी समय संरक्षक हमेशा सुनहरे कवच पहनते थे या बिना किसी कवच के दिखाई देते थे, लेकिन केवल उनकी शिखा होती थी। उसने गहरे भूरे रंग के कवच में पहरेदारों के किसी समूह को नहीं देखा था। इसके अलावा वे बेहद मजबूत थे। मैले भूरे रंग का कवच पहने प्रत्येक गार्ड कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज पर था। हेलमेट की वजह से माइकल उनके चेहरे नहीं देख सकता था या उनकी जाति की पहचान नहीं कर सकता था। गश्त कर रहे सैनिकों को अनदेखा करते हुए माइकल शहर के चौराहे की ओर चलता रहा। क्या वह भूत है? हाँ, ये वही है। वाह, ये वास्तव में वही है। वह मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। उसके पास पालतू जानवर के रूप में एक ड्रैगन है। बढ़िया। कई रईसों ने माइके को उसके ट्रेडमार्क काले लबादे से पहचान लिया और आपस में बड़बड़ाने लगे। इस समय एलोन के लगभग आधे लोग माइकल का चेहरा जानते थे और पूरा महाद्वीप उसका नाम जानता था। अगर शहर के दरवाजों के अंदर उड़ान न भरने का नियम न होता तो माइकल आसानी से चर्च को पहचान सकता था और जल्दी से उस जगह पर पहुंच सकता था। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं था, इसलिए माइकल को उनकी निगाहों को अनदेखा करके चलना पड़ा। क्या हम किंग क्रेमर से मिलने नहीं जा रहे हैं? नाइटमेयर ने अचानक पूछा। हम जाएंगे, लेकिन हम परम पावन से मिलने के बाद। माइकल एलोन में सभी को बताना चाहता था कि वह फ्यूजन स्टेज पर पहुंच गया है। इससे निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप से उसका ध्यान और सम्मान जाएगा। उसे उस समय शहर में प्रवेश करने के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन राजा उसे लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएगा। जब वह गुलजार शहर के चौराहे पर पहुंचा तो माइकल का स्वागत सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने किया जो बक्सों के ढेर के ऊपर खड़ा था और जोर से चिल्ला रहा था। पिशाच हमारे बीच घूम रहे हैं। डार्क लॉर्ड हमारे बीच घूम रहा है। देवता हमारे बीच घूम रहे हैं। आदमी ने जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाया। उसके आगे चलने के बजाय माइकल एक ईंट की दीवार पर झुक गया और कुछ अन्य लोगों के साथ उसकी बात सुनने लगा। यह नश्वर लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है। हमारे पास धोखेबाज हैं जो हमें अराजकता की ओर ले जा रहे हैं। संरक्षक मानवता के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने पिशाचों को हमारे भाइयों और बहनों का नरसंहार करने दिया। हम वध किए जाने वाले मवेशी नहीं हैं। माइकल उस आदमी की बातों से खुश था। इसके अलावा उस आदमी को सुनने के लिए काफ़ी भीड़ थी। आमतौर पर रॉयल लैंड के लोग उसके जैसे लोगों को अनदेखा कर देते थे, लेकिन अब वे वास्तव में उस आदमी की बात सुनने के लिए चिलचिलाती धूप में खड़े थे। संरक्षकों के खिलाफ नफरत पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई थी। यह माइकल को स्पष्ट था।
गार्जियन गिल्ड की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने वाली घटनाओं के एकमात्र संचालक के रूप में माइकल गर्व और प्रसन्न था। हम महान 1 और 2 से भटक गए हैं। अब हम जो बोते हैं वही काट रहे हैं। लोगों, अब अपनी जड़ों की ओर लौटने का समय आ गया है। पवित्र चर्च ही हमारे उद्धार का एकमात्र रास्ता है। उस आदमी ने आकाश की ओर देखा और कुछ क्षणों के लिए अपनी बात रोक दी। अभी बहुत देर नहीं हुई है। अपनी आत्मा को उसकी पवित्रता के हवाले कर दो, क्योंकि वह नश्वर प्राणियों का उद्धार करता है। तो पवित्र चर्च अपना समर्थन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हो, माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया। उस आदमी की बात सुनने के बजाय माइकल ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। ये देखते हुए कि लोग चिल्लाने वाले आदमी पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वे माइकल को नोटिस करने में विफल रहे। जैसे ही माइकल भीड़ से बाहर निकला, उसने एक सुनसान गली देखी जिसके दोनों ओर पीले मेपल के पेड़ थे। पीले पत्तों ने फुटपाथ को ढक दिया था, जिससे रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे सोने से पक्का किया गया हो। लकड़ी के बोर्ड पर पवित्र चर्च शब्द उकेरे गए थे और साथ ही रास्ते की ओर इशारा करते हुए एक तीर भी था। माइकल और नाइटमेयर ने पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुनते हुए चुपचाप रास्ता अपनाया। यह उनके लिए सुखदायक था। सब कुछ शांत और स्थिर था जब तक कि माइकल को लगा कि कोई शक्तिशाली प्राणी उसकी ओर आ रहा है। उसने धीरे से ऊपर की ओर देखा और एक सुनहरे बालों वाले आदमी को देखा जो सोने के गहनों से सजा हुआ था। आसमान से उतरता हुआ चमकीला सफ़ेद कवच। अगर नाइट शब्द का कोई मूर्त रूप होता तो वह माइकल के सामने खड़ा आदमी होता। भारी कवच की खनक के साथ वह आदमी माइकल के सामने उतरा। उसकी सुनहरी आंखें ऊपर से नीचे तक माइकल को घूर रही थीं। आत्मा शोधन चरण का साधक माइकल ने उस आदमी की साधना अवस्था को महसूस किया और आश्चर्य किया कि उसके जैसा योद्धा यहाँ क्यों दिखाई दिया। भूत, मुझे लगता है, सुनहरे बालों वाला योद्धा अपनी स्टील जैसी आवाज में बोला। उस आदमी के चेहरे पर किसी भी तरह की मित्रता नहीं थी। वास्तव में उसने माइकल को ऐसे घूरा जैसे माइकल ने उसके साथ कुछ किया हो। एकमात्र मैं उसकी पवित्रता को देखने की उम्मीद कर रहा हूं। हालांकि माइकल द्वारा पूरे सम्मान के साथ ये शब्द कहने के बाद उस आदमी की सुनहरी आंखों में आश्चर्य की चमक उभरी। कारण परम पावन का आशीर्वाद पाने के लिए और पिशाचों के खिलाफ पवित्र चर्च को अपना समर्थन देने के लिए। मेरे पीछे आओ, उस आदमी ने माइकल को अपने पीछे आने का इशारा करने से पहले सिर्फ ये शब्द कहे। वे दोनों जमीन से उड़ गए और जैसे ही माइकल मेपल के पेड़ की छतरी से उड़कर आया, उसने दूरी पर खाए और आकर्षक सूरजमुखी के बिस्तरों से घिरा एक गॉथिक शैली का महल देखा। माइकल अपनी एक्स-रे दृष्टि की बदौलत महल के चारों ओर अनगिनत सरनी और रन देख सकता था। जैसे जैसे माइकल करीब और करीब आता गया, उसने देखा कि महल की ओर जाने वाले पुल को योद्धाओं की विशाल मूर्तियों ने सजाया था। ये महल स्पष्ट रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरा था और अपनी उम्र के बावजूद महल मजबूत और प्राचीन लग रहा था। इस तरफ आदमी जमीन पर उतरा, विशाल सुनहरे दरवाजे के सामने संगमरमर के फर्श पर उतरा। जैसे कि दरवाजे ने उन्हें महसूस किया था, ये धीरे धीरे अंदर की ओर खुलने लगा। जब दरवाजा खुला तो माइकल का स्वागत 6 ट्रैवर्टीन स्तंभों में से प्रत्येक से लटके हुए विशाल ब्रेजियर ने किया, जो सिंहासन कक्ष के निचले स्तरों को रोशन कर रहे थे और सब कुछ एक गर्म चमक में ढक रहे थे। गोल छत पर अनगिनत रत्न टिमटिमाती रोशनी में नाच रहे थे, जबकि मूर्तियां और स्मारक इस भव्य हॉल के संगमरमर के फर्श पर नीचे देख रहे थे। प्राचीन किंवदंतियों को दर्शाने वाली चौड़ी रंगीन कांच की खिड़कियां बैनरों के समान आबनूस रंग के पर्दों से छिपी हुई थीं। पर्दों को गहनों और बढ़िया पैटर्न से सजाया गया है। एक आबनूस गलीचा पूरे हॉल को 2 हिस्सों में विभाजित करता है, जो हॉल के दोनों ओर पतले गलीचों से मेल खाता है, जबकि दीवारों पर सुनहरे किनारों वाले बर्गी बैनर सजे हुए हैं। प्रत्येक बैनर के बीच विभिन्न आकारों के कई मोमबत्तियां खड़ी थीं। कुछ को छोड़कर सभी को जलाया गया है, जो एक पुरुष और एक महिला की 2 विशाल प्रतिमाओं को रोशन कर रही हैं। इन 2 मूर्तियों के नीचे एक छोटे से मंच के केंद्र में लोहे के 2 आकर्षक सिंहासन थे और उनके साथ 5 समान लेकिन छोटी सीटें थीं, जिन पर गणमान्य अतिथि बैठते थे। सिंहासन बीजांटिन नक्काशी से ढके हुए थे और प्रत्येक पतले कान पर एक भव्य लालटेन लगाई गई थी। आरामदायक तकिए चमकदार सफ़ेद आबनूस के थे और इन्हें भी अलंकृत रजाई से सजाया गया है। पवित्रता के ज्ञान की तलाश करने वाले लोग हॉल के केंद्र का सामना करने वाले असाधारण और आरामदायक मेपल बेंचों की अधिकता पर ऐसा कर सकते हैं। उच्च पद के लोग इसके बजाय हॉल को देखने वाले सुरुचिपूर्ण बालुस्ट्रेड में सीटें ले सकते हैं। हॉल में प्रवेश करते हुए माइकल ने देखा कि कुछ रईस लोग घुटनों के बल पर 2 विशाल मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर रहे थे। उस आदमी का पीछा करने के बजाय माइकल घुटनों के बल बैठ गया और रईसों की तरह अपनी आंखें बंद कर लीं। माइकल के अचानक इस कदम ने उस आदमी को फिर से चौंका दिया। विशाल मूर्तियों से प्रार्थना करने का नाटक करते हुए माइकल ने हॉल को स्कैन किया। अचानक उसने महसूस किया कि एक बॉडी रिफाइनिंग स्टेज साधक आत्मा रिफाइनिंग स्टेज योद्धाओं से घिरे हॉल में प्रवेश कर रहा है। माइकल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सिंहासन के सामने शुद्ध सफ़ेद बालों वाले 70 के दशक के अंत में एक आदमी को देखा।
बूढ़े आदमी ने चमकदार सफ़ेद वस्त्र पहने थे जो प्रकाश में चमक रहे थे और वह दयालुता का अवतार लग रहा था। माइकल के मन में कोई संदेह नहीं था। बूढ़ा आदमी रॉयल लैंड में पवित्र चर्च की पवित्रता था। महान एक और दो हमेशा आपके साथ रहें। उनकी पवित्रता ने अपने हाथ में सुनहरा छड़ी उठाई क्योंकि ऊर्जा की एक गर्म लहर माइकल को छू गई। परम पावन अब आपको देखेंगे, सुनहरे बालों वाले आदमी ने माइकल से कहा। माइकल खड़ा हुआ और धीरे धीरे सिर हिलाते हुए सिंहासन पर बैठे बूढ़े आदमी के पास गया। कृपया बैठ जाओ बच्चे, बूढ़े व्यक्ति ने माइकल को सिंहासन के बगल वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आपका परम पावन, कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। माइकल और नाइटमेयर ने अपना सिर नीचे किया। महान एक और दो हमेशा आपके साथ रहें। परम पावन ने माइकल और नाइटमेयर को एक सौम्य मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया। आप जैसे प्रतिभाशाली युवक को पवित्र चर्च की ओर अपना सिर झुकाते देखना खुशी की बात है, परम पावन ने धीरे से कहा। मैं एक आदर्श नागरिक नहीं हो सकता परम पावन, लेकिन मैंने हमेशा महान एक और दो में अपना विश्वास रखा है। वे मेरा मार्गदर्शन करते हैं और हाल की घटनाओं के बाद मेरा विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत है। नाइटमेयर वास्तव में माइकल के अभिनय कौशल की सीमा से आश्चर्यचकित था। उसे गया से महान एक और दो के बारे में सीखना था, फिर भी वह दो देवताओं के एक कट्टर उपासक की तरह बात करता था। महान एक और दो उन लोगों की रक्षा करते हैं जो उन्हें अपने दिल में रखते हैं बच्चे। जब तक वे आपके दिल में हैं तब तक कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब बेझिझक अपनी बात कहो बच्चे, यह एक सुरक्षित क्षेत्र है। मैं पवित्र चर्च का समर्थन करना चाहता हूं परम पावन। मुझे अभिभावकों पर भरोसा नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल पवित्र चर्च ही इस पागलपन को रोक सकता है। परम पावन माइकल की बातें सुनकर बस हल्के से मुस्कुराए। यह पागलपन नहीं है बल्कि हमारे पापों का परिणाम है मेरे बच्चे। हमने अपने रास्ते खो दिए हैं। अस्थायी सुख और झूठे देवताओं ने सभी के विश्वास को अंधा कर दिया है। इसलिए मैं अपना हिस्सा करना चाहता हूं जो मैं पवित्र चर्च को दे सकता हूं परम पावन। आपका सच्चा विश्वास ही वह है जिसकी हमें ज़रूरत है बच्चे। लेकिन हम हर दिन बुराई का सामना करते हुए मुश्किल समय में जी रहे हैं। उन बुराइयों से लड़ने और प्रकाश को उज्ज्वल बनाए रखने के लिए हमें सभी की मदद की ज़रूरत है। ब्रायना, परम पावन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो एक गंजा महिला धीरे धीरे उनके सामने उतरी। परम पावन, गंजा महिला ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया और परम पावन की ओर झुक गई। विश्वासी ब्रायना दान को संभालने के लिए जिम्मेदार है। आप उसे चाहे कितनी भी राशि दान कर सकते हैं। माइकल ने सिर हिलाया और सिस्टम स्टोरेज से एक स्पेस रिंग निकाली। फिर उसने स्पेस रिंग ब्रायना को सौंप दी। महान एक और दो आपके दयालु हृदय को आशीर्वाद दें। ब्रायना ने माइकल से स्पेस रिंग लेते हुए विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक उभरी। मैं भी हर महीने पवित्र चर्च को उपचार औषधि का एक बैच चढ़ाना चाहता हूं विश्वासी ब्रायना, लेकिन दुर्भाग्य से मैं व्यक्तिगत रूप से दान नहीं कर सकता। तो क्या ये ठीक है अगर कोई और मेरी ओर से दान करे? ब्रायना अभी भी सदमे में थी क्योंकि एलोन में किसी ने भी एक बार में 5 मिलियन सोने के सिक्के दान नहीं किए थे। यहाँ तक कि कुछ कुलीन परिवार भी पवित्र चर्च को कम देते हैं। फिर भी उसके जैसे एक युवा ने 5 मिलियन का दान करके वास्तव में उसके दिल को छू लिया। बेशक तुम एक सच्चे आस्तिक हो मेरे बच्चे। काश हमारे पास तुम्हारे जैसे और भी आस्तिक होते। नाइटमेयर को लगभग खून की खांसी आ गई। हालांकि नाइटमेयर को नहीं पता था कि वह पवित्र चर्च को दान क्यों कर रहा था। एक बात तो पक्की थी, घोस्ट आखिरी आदमी था जो पवित्र चर्च में विश्वास करेगा। अध्याय 574। शाही भूमि के राजा और रानी माइकल ने जैसे ही योजना बनाई, इतने बड़े दान करने के बाद शाही समाचार ने परम पावन के साथ उनकी मुलाकात को पहले पन्ने पर छापा। अब पूरा महाद्वीप घोस्ट के पवित्र चर्च के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में जानता था, जो घोस्ट का एक और सहयोगी बन गया। चूंकि उसने 5 मिलियन का दान दिया था और पवित्र रक्षकों को हर महीने मुफ्त में उपचार औषधि भेजने की पेशकश की थी, इसलिए परम पावन ने खुशी खुशी टेलीपोर्टेशन पोर्टल तक पहुंच दी। पोर्टल में तुरंत चलने के बजाय माइकल राजा क्रेमर से मिलने चला गया। अगर वह फ्यूजन स्टेज तक नहीं पहुंचता तो वह महल तक पैदल जाता। चूंकि वह वहां था, इसलिए मिशेल महल की ओर उड़ गया और महल के दरवाजे के ठीक सामने उतरा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, कई सशस्त्र गार्ड दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। उन्हें लगा कि उन पर हमला हो रहा है। आराम करो, मैं राजा क्रेमर से मिलने आया हूं। सैनिकों ने अपने शरीर ढीले नहीं किए। अपने राजा से कहो कि घोस्ट उसे देखना चाहता है। भूत! सैनिक चौंक गए। हालांकि उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन सभी ने उसके बारे में सुना था। मुझे लगा कि फ्यूजन स्टेज के साधक का अलग तरह से स्वागत होगा। माइकल ने सैनिकों को अप्रत्यक्ष तरीके से अपने साधना चरण के बारे में बताया। मामले की गंभीरता को समझने में सैनिकों को कुछ पल लगे, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई वापस महल में भाग पाता, फैंसी कपड़े पहने लोगों का एक समूह कई और सशस्त्र सैनिकों से घिरे गेट पर पहुंच गया।
समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके कंधे तक लहराते चांदी जैसे बाल थे। वह न तो बहुत छोटा था और न ही बहुत लंबा, बल्कि उसका शरीर औसत दर्जे का था। उसकी घनी मूंछें उसकी साफ सुथरी गुलाबी त्वचा के साथ पूरी तरह से मेल खाती थीं। चांदी के वस्त्र और उसके चेहरे पर सुनहरे मुकुट को देखकर ही माइकल बता सकता था कि यह आदमी कौन है। राजा क्रेमर, माइकल ने मुस्कुराते हुए राजा का अभिवादन किया। बिना बताए आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं पड़ोस में था और अगर मैं आपसे मिलने नहीं आता तो यह अशिष्टता होगी। राजा भूत, अप्रत्याशित रूप से ये चांदी के बालों वाली महिला थी जिसने राजा के बजाय माइकल का अभिवादन किया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने इस ब्रह्मांड और अन्य ब्रह्मांडों से अनगिनत स्वर्ग विरोधी सुंदरियों को देखा था, माइकल रानी के आकर्षण से चौंका नहीं था। रानी इमात, मुझे लगता है। माइकल के आगे बढ़ते ही गार्ड ने दोनों पक्षों के बीच का स्टील गेट जल्दी से खोल दिया। इस सब के लिए माफ़ करें राजा भूत। ओह कृपया मुझे भूत कहें, मैं जोर देता हूँ। जैसा आप चाहें। राजा क्रेमर ने आखिरकार अपना मुंह खोला और माइकल से हाथ मिलाने के लिए अपनी बाँह बढ़ा दी। आपसे आखिरकार मिलकर सम्मान की बात है राजा क्रेमर। माइकल ने दृढ़ता से उसका हाथ हिलाया। कृपया अंदर आइए। रानी ने चेहरे पर चमकदार मुस्कान के साथ माइकल का स्वागत किया। आप अकेले राजा होंगे जिन्हें राजा कहलाना और शाही रक्षकों से घिरा होना पसंद नहीं है। रानी ने माइकल को राजसी महल की ओर ले जाते हुए मधुर स्वर में हंसी। फ्यूजन स्टेज साधक होने का क्या मतलब है जब मुझे खुद को कमजोर रक्षकों से घेरना है। अब जब रानी और राजा ने आखिरकार उसके मुंह से ये शब्द सुने तो उनके पैर चलना बंद हो गए। आप फ्यूजन स्टेज पर पहुंच गए। यकीन करना मुश्किल है ना। सिर्फ बूढ़ा आदमी ही नहीं बल्कि राजा और रानी भी अपनी आंखों में स्पष्ट संदेह के साथ माइकल को घूर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास खेती के चरण की जांच करने के लिए एक दर्पण उपकरण है। कोई बात नहीं भूत, हम आप पर विश्वास करते हैं। रानी ने इसे टाल दिया लेकिन माइकल ने अपना सिर हिला दिया। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं फ्यूजन स्टेज पर पहुंच गया हूं। रानी इमात, माइकल ने उससे फुसफुसाते हुए कहा। फिर भी दूसरों ने उसे सुना। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों? क्या अपने खेती के चरण को छिपाए रखना फ़ायदेमंद नहीं है? जाहिर है, रानी राजा से ज़्यादा बातूनी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि राजा कमज़ोर था। वास्तव में, राजा क्रेमर कोर सुदृढ़ीकरण चरण स्तर 10 पर था जबकि रानी इमात कोर गठन चरण स्तर 3 पर थी। अगर आप रानी इमात को दिखा नहीं सकते तो फ्यूजन चरण तक पहुंचने का क्या मतलब है? इसके अलावा मुझे घमंडी युवा आकाओं और एलन को परेशान करने वाली युवा महिलाओं से निपटना नहीं पड़ेगा, माइकल ने हंसते हुए कहा। उसके शब्दों ने रानी और आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह घमंडी नहीं बल्कि दबंग लग रहा था। उसकी कम उम्र के साथ उनके लिए यह मानना बहुत मुश्किल था कि घोस्ट एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर था। समझ में आता है। राजा क्रेमर ने सिर हिलाया क्योंकि वे आखिरकार विशाल सिंहासन कक्ष में पहुंच गए। दर्पण लाओ, राजा क्रेमर ने बूढ़े आदमी को आदेश दिया और नौकरों द्वारा सोफे लगाने का इंतजार किया। सब कुछ कहने और करने के बाद माइकल ने रानी इमेट और राजा क्रेमर के सामने वाली सीट ले ली। फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर होना माइकल को बहुत अच्छा लगा। आमतौर पर राजा क्रेमर से मुलाकात के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब वह राजा और रानी की देखरेख में महल में दाखिल हुआ। उसे लैला और एल्डरकेन से थोड़ी जलन होती थी, लेकिन अब नहीं। जल्दी से एक नौकरानी माइकल के पास आई, जो ऊपर से नीचे तक थोड़ा कांप रही थी। मैं किसी भी तरह का फलों का जूस लूंगा, कृपया। शराब नहीं, शुक्रिया। माइकल की हैसियत और संस्कार के बावजूद उसने नौकरानी के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन नौकरानी से उसके शब्दों ने रानी इमात को आश्चर्यचकित कर दिया। तो यहाँ तुम्हारे आने का असली उद्देश्य क्या है भूत? राजा क्रेमर ने नौकरानी के सिंहासन कक्ष से चले जाने के बाद पूछा। उन्होंने कुछ शाही रक्षकों को छोड़कर बाकी सैनिकों को भी विदा कर दिया, जो कोने में खड़े होकर राजा और रानी को देख रहे थे। मैं परम पावन से मिलने आया था और आप दोनों से मिलने आया था क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं आपके राज्य में जमीन का एक टुकड़ा खरीद सकता हूँ। जमीन का एक टुकड़ा? यह अद्भुत है। शाही भूमि आपको उपहार में देने में गौरवान्वित होगी, रानी इमात ने कान कान मुस्कराते हुए कहा जब राजा ने सिर हिलाया। मुफ्त में मिलने वाली चीज़ें दोस्ती को तोड़ती हैं रानी इमात। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आप दोनों में से किसी को भी राजसी शाखा के शेयरधारक के रूप में नामित कर सकता हूं जिसे मैं यहाँ रॉयल लैंड में खोलूंगा। क्या ये संभव है? क्षमा करें, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा सोच रहा था। वास्तव में मेरे पास ब्रेडल और केथेन के राजा के लिए भी यही प्रस्ताव है। सच में? रानी इमात की आवाज़ धीमी पड़ गई क्योंकि वह माइकल के प्रस्ताव के बारे में गहन विचार में लग रही थी। बेशक माइकल जानता था कि वे इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन उन्हें सोचने का नाटक करना था ताकि वे सत्ता के भूखे भेड़ियों की तरह न दिखें। राजा और रानी के रूप में उनकी स्थिति के बावजूद वे अभी भी राजसी जैसी बड़ी चीज़ का हिस्सा बनना चाहते थे। क्यों?
क्योंकि घोस्ट एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर था और फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर का सहयोगी होने के कारण अनगिनत लाभ थे। माइकल के दृष्टिकोण से उसे सहयोगियों की आवश्यकता थी। उन्हें राजा क्रेमर और रानी इमेट को मैजेस्टिक में शेयरधारक बनाकर वे न केवल उसके सहयोगी बन जाएंगे बल्कि मैजेस्टिक को पूरे राज्य की सुरक्षा मिलेगी। एक बार राजा और रानी को लाभ मिल जाए तो माइकल उन दोनों से अधिक लाभ उठा सकता है। मेरा मतलब है, बस इसके बारे में सोचो। एक बाहरी व्यक्ति आपके घर आता है और आपको किसी भी तरह का श्रद्धांजलि दिए बिना चीज़ों को चलाता है। यह उचित नहीं है ना? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों रॉयल लैंड में मैजेस्टिक का हिस्सा बने। जब वे बात कर रहे थे तो वह बूढ़ा आदमी जो दर्पण लाने गया था आखिरकार कई अन्य रईसों के साथ हॉल में पहुंचा। उन सभी में एक चीज समान थी, जिज्ञासा। माइकल ने आखिरी बार डिवाइस को तब देखा था जब वह हेलोन टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। बेशक उसके सामने का दर्पण थोड़ा छोटा और हल्का लग रहा था। माइकल को यह स्पष्ट था कि अभिभावकों ने डिवाइस में कुछ बदलाव किए थे। निष्क्रिय हाइड्रा की एक ही चीख, और वे अभी भी किसी और के साधना स्तर को समझने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त नहीं कर पाए थे। चलो ऐसा करते हैं, है ना? माइकल ने दर्पण की ओर चलने से पहले उत्साह से अपनी हथेलियां आपस में रगड़ीं। हमने मास्टर घोस्ट नामक यंत्र में कुछ बदलाव किए हैं। यह विशेष रूप से यह जांचने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कोई व्यक्ति फ्यूजन स्टेज पर है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं क्यों बुरा मानूंगा? माइकल ने बस कंधे उचकाए, अपनी हथेली को दर्पण पर रख दिया। जैसे ही उसकी हथेली ने दर्पण को छुआ, उसने अपने पूरे शरीर में एक चूषण बल और एक गर्म सनसनी महसूस की। दर्पण एक सेकंड के लिए स्थिर रहा, फिर धीरे धीरे अंदर से एक चमकदार बैंगनी प्रकाश विकीर्ण करना शुरू कर दिया। फ्यूजन स्टेज, बूढ़े आदमी ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। मैं कैसा कर रहा हूँ? माइकल ने रईसों को आंख मारी, क्योंकि वे माइकल को शुद्ध विस्मय में देख रहे थे। माइकल को यकीन था कि वे कल सुबह तक पूरे महाद्वीप में उसकी साधना की खबर फैला देंगे। हमें सहमत होना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? रानी इमात ने राजा क्रेमर से फुसफुसाते हुए कहा। हम सहयोगी होना हमेशा बेहतर होता है। राजा क्रेमर ने रानी इमेट के शब्दों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अब जब माइकल ने खुद को साबित करना समाप्त कर दिया था तो वह अपनी सीट पर लौट आया। ठीक है, राजा क्रेमर और रानी इमेट, माइकल ने उनके उत्तर के लिए उनकी ओर देखा। हम निश्चित रूप से इसे भूत मानेंगे। किसी चीज़ के मालिक होने के लिए हमारे पास कुछ नियम और कानून हैं। क्या होगा अगर हम आपको अपना उत्तर कल रात को दे दें? रानी इमेट ने पूछा, जैसा कि माइकल ने भविष्यवाणी की थी। ठीक है। अध्याय 575, बिग बर्था की कमजोरी। इस समय माइकल अंधेरे जंगल में अपने डार्क लॉर्ड रूप में था। अजाजेल कमरे की सफाई कर रहा था, जबकि नाइटमेयर और वेदोरा बिस्तर पर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मेरे प्रभु, जब माइकल आईने के सामने अपने वस्त्र ठीक कर रहा था तब एलिडर कमरे में दाखिल हुआ। मैं तैयार हूँ, एलिडर ने कहा। तो चलो। नाइटमेयर ने याग के सिर पर वार करना बंद कर दिया और माइकल के कंधे पर छलांग लगा दी। तुम नहीं आ रहे हो दोस्त? माइकल ने सिर हिलाते हुए नाइटमेयर से कहा। मुझे पता है, लेकिन गया कहाँ है? एक छोटे से इंसान को मारने में उसे इतना समय क्यों लग रहा है? अयाग इतने लंबे समय तक नाइटमेयर के साथ खेलने से आलसी और थका हुआ लग रहा था। हालांकि माइकल ने जो कहा उससे वह उत्साहित हो गई। वह बाद में समुद्री डाकुओं के अड्डे अदन में हमसे मिलने आएगी। दोस्त, माइकल ने नाइटमेयर की ओर देखा, रॉयल लैंड पर वापस जाओ और कमरे में रहो। अगर कोई मुझे बुलाए तो मुझसे संपर्क करो। राजा क्रेमर और रानी इमेट के आतिथ्य के कारण माइकल को रॉयल लैंड महल में रहना पड़ा। वे उसे रात रुकने के लिए बहुत आग्रह कर रहे थे। चूंकि माइकल के पास रॉयल लैंड में कोई और काम नहीं था, इसलिए वह रात रुकने के लिए सहमत हो गया। जहां तक उनका सवाल था, माइकल अपने कमरे में साधना कर रहा था। नाइटमेयर ने हवा में गायब होने से पहले सिर हिलाया। नाइटमेयर के राजा क्रेमर के महल में टेलीपोर्ट होने के बाद वेदोरा एक ही छलांग में माइकल के कंधे पर उतरी। आश्चर्यजनक रूप से उनके शरीर पर एक रून चमक उठा और कुछ ही सेकंड में वे भी गायब हो गए। लेकिन वे नाइटमेयर की तरह टेलीपोर्ट नहीं हुए। इसके बजाय वे एलिडर के छोटे रून की बदौलत नंगी आंखों से गायब हो गए। क्लोकिंग रून घोस्ट के लिए एकदम सही होता। हालांकि एलिडर के अनुसार बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्टेज से ऊपर का कोई भी व्यक्ति रून के माध्यम से देख सकता था। इसलिए खेती के महाद्वीप में रून का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं था और माइकल को दक्षिणी महाद्वीप में रून का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने एलिडर से अपनी सेना पर रून रखने के बारे में पूछा, लेकिन उसे पता चला कि रून के लिए बहुत अधिक मात्रा में आग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 5 मिनट के लिए खुद को छिपाने के लिए 50 आग ऊर्जा क्रिस्टल माइकल के लिए बहुत आकर्षक सौदा नहीं था। अजाजल, तुम क्रिप्ट में जाओ और उस जगह को साफ करने के लिए मरे हुए लोगों का उपयोग करो। दुलार और जोना को भी एक नए काम करने की जगह की ज़रूरत है, इसलिए देखें कि आप क्या कर सकते हैं। जैसा आप चाहें मेरे प्रभु।
दुष्स्वप्न के बाद अजाजल कमरे से गायब हो गया। अंत में माइकल और एलिडर को सिस्टम द्वारा कयेस की हवेली में टेलीपोर्ट किया गया और जब वे कमरे में दिखाई दिए तो मैक्सिन और कोरी ने माइकल को एक गहरे झुक के साथ बधाई दी। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु! माइकल ने अपनी कलाई को झटका दिया क्योंकि सिंहासन ओक की मेज के पीछे प्रकट हुआ। वह सिंहासन पर गिर गया क्योंकि एलिडर ने कुछ क्षणों के लिए मैक्सिन और कोरी दोनों पर एक लंबी नज़र डाली। मैक्सिन, कोरी, एलिडर से मिलो। भगवान एलिडर! एलिडर ने बस सिर हिलाया। मैक्सिन, क्या ये तैयार है? माइकल ने पूछा। हाँ मेरे प्रभु, ये बिग बर्था पर है। माइकल ने फिर कोरी की ओर देखा। तो उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया? नहीं मेरे प्रभु, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने मूर्ख होंगे। एक सच्चे समुद्री डाकू ने अवसर को देखा होगा। ये तो बस नासमझ शराबी हैं। मुझे खुशी है कि तुमने सच देखा, कोरी। समुद्री डाकू एक नाजुक और खतरनाक व्यवसाय है। यदि आप अपने तरीके नहीं बदलते हैं तो अंततः आप विलुप्त हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि हम इन खरपतवारों को उखाड़ फेंकें और समुद्री डाकुओं को एक बैनर, मेरे बैनर के नीचे एकजुट करें। मेरे प्रभु, आपकी सेवा करना समुद्री डाकुओं के लिए सम्मान की बात होगी। मैक्सिन को समुद्री डाकुओं के लॉर्ड्स के बजाय डार्क लॉर्ड के तहत सभी समुद्री डाकुओं को एकजुट करने पर गर्व और उत्साह महसूस हुआ। खुद एक समुद्री डाकू होने के नाते वह समुद्री डाकू होने के खतरों को जानती थी। ये केवल समय की बात थी कि राज्य समुद्री डाकुओं के खिलाफ एकजुट हों और उन्हें मार गिराएं। विशेष रूप से अवोर की महारानी न केवल अवोर के पानी से बल्कि दक्षिणी महाद्वीप से भी समुद्री डाकुओं को मिटाने के लिए उत्सुक थी। हालांकि एक बार जब डार्क लॉर्ड समुद्री डाकुओं को एकजुट कर देता है और उन्हें किसी और रूप में ब्रांड करता है तो महारानी उनके खिलाफ युद्ध में पूरी तरह से नहीं उतर सकती। जहाज पर मेरा इंतजार करो। माइकल ने दोनों महिलाओं को विदा किया और अपनी नज़र एलिडर की ओर घुमाई। क्या पूछना है? मैं यहाँ आपके खेल को ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ मेरे प्रभु। पहले आपने पवित्र चर्च के साथ गठबंधन किया और अब खुलेआम समुद्री डाकुओं के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। माइकल मुस्कुराया। कौन गार्जियन के साथ डार्क लॉर्ड का शिकार कर रहा है? पवित्र चर्च। घोस्ट अब पवित्र चर्च का मित्र है। एक बढ़ती महाशक्ति के सहयोगी होने जैसे स्पष्ट लाभों के अलावा अब मेरे पास पवित्र चर्च के विनाश की कुंजी है। एलिडर पहले से ज्यादा उलझन में दिख रहा था। मैं घोस्ट और डार्क लॉर्ड को सिर्फ कुछ समय के लिए अलग रख सकता हूँ एलिडर। आखिरकार कोई ना कोई तो इसका पता लगा ही लेगा, कोई मुझसे ज्यादा होशियार। इसलिए जब वे इसका पता लगा लेंगे तो पवित्र चर्च आखिरी संगठन होगा जो पूरी ताकत से सामने आएगा, क्योंकि वे घोस्ट के साथ सूली पर चढ़ा दिए जाएंगे। दान प्राप्त करके और घोस्ट के सहयोगी बनकर पवित्र चर्च डार्क लॉर्ड का सहयोगी बन गया है। वे घोस्ट के सहयोगियों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं जबकि वे खुद ही एक हैं? उद्धरण चिन्ह। एलिडीर को आखिरकार घोस्ट के पवित्र चर्च में आने के पीछे का कारण पता चल गया। अब जब पवित्र चर्च को घोस्ट से दान मिल गया है तो पवित्र चर्च घोस्ट के खिलाफ युद्ध नहीं कर पाएगा क्योंकि वे जनता और गार्जियन गिल्ड से लड़ने में व्यस्त हो जाएंगे। आपके अन्य सहयोगियों के बारे में क्या? एलिडीर ने पूछा। मेरे पास उनके लिए योजनाएं हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई मेरी पहचान का पता लगा ले बेहतर होगा कि मैं मजबूत बनूं और हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरे पास एक मजबूत सेना हो। हमें मेरे प्रभु के पास जाना होगा। मैंने देखा है कि स्काईहॉल क्या कर सकता है। वे आपको रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे अच्छे के रूप में असली बुराई हैं। चिंता मत करो एलिडर, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब वे मुझे नहीं रोक पाए थे। अब मैं यहाँ हूँ और मुझे एक हिसाब चुकता करना है। माइकल ने सिस्टम को इच्छाशक्ति दी क्योंकि खोपड़ी का मुखौटा उसके चेहरे को ढंक रहा था। हवा के झोंके की तरह वे दोनों कमरे से गायब हो गए। उस समय गिब्सन समुद्री डाकुओं के अड्डे अदन की ओर बिग बर्था की यात्रा के लिए सब कुछ तैयार कर रहा था। चूंकि मैक्सिन ने चालक दल को घोषणा की थी कि डार्क लॉर्ड उनसे मिलने आएगा, इसलिए चालक दल अतिरिक्त रूप से प्रेरित था और उसने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। साइलेंट रीपर के विपरीत बिग बर्था बेदाग हालत में था। कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि जहाज पर समुद्री लुटेरे सवार थे या कोई भी चालक दल को समुद्री लुटेरे के रूप में पहचान सकता था। इसके बजाय चालक दल काले चमड़े के कवच पहने और नए कटलेस लिए हुए अनुशासित सैनिकों की तरह दिख रहा था। बेशक उनमें अभी भी ऐसी आदतें थीं जैसे जितना संभव हो सके उतना नशे में धुत होना और बिना किसी प्रतिबंध के खाना। मैक्सिन और कोरी अभी भी समुद्री लुटेरों को सैनिकों में बदलने की प्रक्रिया में थे और बिग बर्था का चालक दल डार्क लॉर्ड के अनुशासित योद्धा बनने के लिए सबसे आगे था। इसे बाहर लाओ। गिब्सन निचले डेक से बाहर निकला और छेद में रस्सियों का एक रोल फेंकने से पहले चालक दल पर चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत से खींचो, वह चीज़ भारी है। मैक्सिन समुद्री लुटेरों के एक समूह के साथ रस्सी के दूसरे छोर पर खड़ी थी। मोटा को थोड़ा आसान उठाने के लिए रस्सी को एक चरखी से जोड़ा गया था। अब आप इसे उठा सकते हैं, गिब्सन और मैक्सिन ने शॉटी को नीचे के डेक से चिल्लाते हुए सुना। 1, 2, 3। मैक्सिन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को नीचे खींचने के लिए 3 तक गिनती की।
जब मैक्सिन रस्सी को नीचे खींच रही थी, कोरी पतवार पर था, डार्क लॉर्ड का इंतजार कर रहा था। तथाकथित नए हथियारों के बिना भी बिग बर्था एक जानवर था। अकेले ऊपरी डेक पर प्रत्येक तरफ 10 तोपें थीं। इसके अलावा उन्होंने बिग बर्था में तोपों की 3 पंक्तियां लगाईं, जिनमें से प्रत्येक में 15 ब्रॉडसाइड तोपें थीं। बिग बर्था के एक तरफ कुल 40 तोपें थीं, जिससे तोपों की कुल संख्या 80 तोपों की हो गई। आमतौर पर तोपों की इतनी संख्या जहाज की गति को धीमा कर देती थी, लेकिन डार्क लॉर्ड ने उन्हें कमियों के बावजूद ऐसा करने का आदेश दिया। जब कोरी ने बिग बर्था के साथ एक परीक्षण चलाया तो उन्हें सभी तोपों को फिर से लोड करने में लगभग 5 मिनट लगे। जब तक वे किसी तरह से पुनः लोड गति को ठीक नहीं करते, एक प्रतिभाशाली जहाज कप्तान 5 मिनट के भीतर बिग बर्था को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जब कोरी बिग बर्था के फायदे और नुकसान पर विचार कर रही थी, तब डार्क लॉर्ड आखिरकार उसके बगल में प्रकट हुआ, जिससे उसकी रीढ़ में लगभग सिहरन पैदा हो गई। मेरे स्वामी, हमारा डार्क लॉर्ड पतवार पर है। गिब्सन ने माइकल को देखते ही जितना हो सका चिल्लाया। सौभाग्य से मोटा अपनी जगह पर था, अन्यथा वे माइकल को सलामी देते और उसे छेद में गिरा देते। जब माइकल पतवार से नीचे उतरा तो चालक दल ने माइकल और एलिडिर की ओर सिर झुकाया। कोरी उन दोनों के पीछे मोटा के पास गया, जहां माइकल ने मोटा को मजबूत काली धातु से गढ़ा हुआ देखा और उस पर कुंडलित ड्रैगन जैसा जटिल पैटर्न उकेरा हुआ था। समुद्री डाकू ये देखने के लिए बहुत उत्सुक थे कि यह चीज़ क्या कर सकती है। उनकी उत्सुक निगाहों के नीचे एलिडिर मोटा के पास बैठ गया और फायरिंग होल के माध्यम से मोटा के अंदर और साथ ही इसकी सतह पर कुछ प्रतीक बनाए। हालांकि यह कुछ प्रतीकों को बनाने जितना ही सरल लग रहा था, माइकल प्रत्येक रून के पीछे की जटिलता को जानता था। दुनिया की सभी विशेषज्ञताओं में से रनमास्टरी में महारत हासिल करना सबसे कठिन था। एलिडिर के अनुसार उन्होंने केवल 10 का पता लगाया था संपूर्ण रून महारत का प्रतिशत। माइकल को उम्मीद थी कि वह सिस्टम की मदद से रून महारत की पूरी क्षमता को सामने लाएगा। माइकल समेत सभी लोग एलिडिर के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जब उसने आखिरकार मोटा से अपना हाथ हटाया तो कई रूनों ने लाल रंग की चमकदार रोशनी बिखेरी। ये तैयार है। एलिडिर आमतौर पर अपने चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखाता था, फिर भी वह भी अपने अब तक के सबसे बेहतरीन कामों में से एक को पूरा करने के बाद गर्व से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। गिब्सन ने अदन के लिए एक रास्ता तय किया। जब कल सूरज उगेगा तो केवल एक समुद्री डाकू भगवान होगा। अध्याय 576 समुद्री डाकू लॉर्ड वेंस का अंत। कोरी के बेड़े के पीछे पीछे बिग बर्था ने अदन की ओर अपनी यात्रा शुरू की। माइकल पतवार पर रात के आसमान को देखते हुए और क्षणिक शांति का आनंद लेते हुए खड़ा रहा। ... वेंस और ब्लैकमैन अपने पूरे बेड़े के साथ हमारा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे प्रभु। अच्छा। माइकल इस तथ्य के बावजूद शांत रहा कि वह एक व्यापक युद्ध में सैकड़ों जहाज़ों का सामना करने वाला था। क्या हम वास्तव में उन सभी को नष्ट करने जा रहे हैं? मैक्सिन को वास्तव में संदेह था कि माइकल समुद्री डाकुओं को नष्ट कर देगा, क्योंकि वह हमेशा उन्हें भर्ती करने की कोशिश करता था। हालांकि माइकल के साथ शामिल न होकर समुद्री डाकू लॉर्ड वेंस और समुद्री डाकू लॉर्ड ब्लैकमैन ने उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। उनमें से कुछ हाँ, बिना हताहतों के युद्ध नहीं हो सकता है न? हम, मेरे प्रभु, उनके बेड़े के बारे में क्या? हम जितने कम जहाज नष्ट करेंगे, हमारे बेड़े में उतने ही अधिक जहाज होंगे। कोरी ने अपने विचार जोड़े जो सभी के साथ मेल खाते थे। एलिडिर को छोड़कर, जिसने समुद्री डाकुओं के लॉर्ड्स की परवाह नहीं की, बाकी लोग चाहते थे कि डार्क लॉर्ड अधिकांश जहाज़ों को छोड़ दे। इस समय किसी ने भी डार्क लॉर्ड पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। 2 समुद्री डाकू लॉर्ड्स की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन डार्क लॉर्ड उन्हें कुछ मंत्रों से नष्ट कर सकता था। मुझे युद्ध कैसे समाप्त करना चाहिए? क्या मुझे 2 समुद्री डाकू लॉर्ड्स को उनके बेड़े के सामने मारना चाहिए या उनके सामने उनके बेड़े को नष्ट करना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि उन दोनों को मार डालो और इसे जल्दी से खत्म करो। एलिडिर ने कंधे उचकाए। मैं लॉर्ड एलिडिर से सहमत हूं, मेरे प्रभु, गिब्सन ने कहा। हाँ मेरे प्रभु। 2 समुद्री लुटेरों को मारने से युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। ज्यादातर समुद्री लुटेरे तुरंत आत्मसमर्पण कर देंगे। हालांकि कुछ कट्टरपंथी मौत तक लड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। हम उन्हें नष्ट करके एक बयान दे सकते हैं, कोरी ने कहा। वे सभी एक ही विचार साझा करते थे, इसलिए माइकल ने उनकी बात सुनने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने जो कहा वह सही था। उसे जहाज़ों को नष्ट करने के बजाय जहाज़ों पर कब्जा करना चाहिए और अपने बेड़े को मजबूत करना चाहिए। उन जहाज़ों को फिर से बनाने में सालों लगेंगे। कोरी के अनुसार एक बार जब वह उनके बेड़े पर विजय प्राप्त कर लेता तो उसके बेड़े में लगभग 500 जहाज हो सकते थे। आप कट्टरपंथियों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करें। मैं वेंस और ब्लैकमैन से निपट लूंगा। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने कुछ महान बनने के अवसर पर झूठी आज़ादी को चुना। मुझे लगता है कि कुछ लोग एक साधारण जीवन जीने के लिए पैदा होते हैं। पूर्णिमा के तहत माइकल और उसका बेड़ा अदन की ओर रवाना हुआ।
बिग बर्था 120 जहाज़ों के आगे आगे बढ़ रहा था, जिसमें कई फ्रिगेट और युद्ध के जहाज शामिल थे। इतनी बड़ी ताकत किसी भी दुश्मन को डरा सकती थी। लेकिन जब वे आगे बढ़ रहे थे, माइकल ने दूरी पर कुछ जहाज़ों को देखा जो उनका पीछा कर रहे थे। वे रॉयल नेवी हैं। गिब्सन, जिसने स्पाईग्लास के माध्यम से जहाज़ों को देखा, चौंक कर बोला, वे इस पानी में क्या कर रहे हैं? हमें देख रहे हैं। वे युद्ध देखना चाहते हैं। अगर मैं सही हूं तो महारानी के बहुत करीबी व्यक्ति उन जहाज़ों में से एक में हैं। क्या हमें उन पर हमला करना चाहिए, मेरे प्रभु? मैक्सिन ने पूछा। नहीं, उन्हें देखने दो, वे हमारे लिए कोई खतरा नहीं हैं। इस बीच अदन में वेन्स रम की लंबी गहरी चुस्कियां लेते हुए खिड़की से समुद्र को देख रहा था। उसके बेड़े के कई समुद्री डाकू कप्तान कमरे में उसके साथ थे। उनमें से कुछ चिंतित दिख रहे थे, लेकिन कुछ पूरी तरह से उत्साहित दिख रहे थे। उन्हें हमारे पानी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? वेन्स ने पूछा। कोरी से मिलने वाली लाल बालों वाली समुद्री डाकू मेलिना ने जवाब दिया, अधिकतम 4 घंटे। हम उन्हें दिखा देंगे कि समुद्र के इस हिस्से पर किसका शासन है। समुद्री डाकू लॉर्ड, समुद्री डाकू कप्तानों में से एक ने कहा। ब्लैकमैन के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है, हो? समुद्री डाकू कप्तान की अनदेखी करते हुए वेन्स ने मेलिना से पूछा। नहीं, लेकिन हमारे पास उसका बेड़ा है, इसलिए अगर वह नहीं भी आता है तो भी हम समुद्री डाकू लॉर्ड कोरी और उसके बेड़े को हरा सकते हैं। वेन्स ने एक और लंबा घूंट लिया और खाली मग फेंक दिया। जादू टोना करने वाले कप्तान के बारे में क्या? लूसिफर, क्या वह भी आ रहा है? जैसे ही उन्होंने लूसिफर का नाम सुना, डरे हुए समुद्री डाकू कप्तान और भी ज्यादा डर गए। मैक्सिन के नोट के अनुसार, हाँ, वह आ रहा है। मैं उसे समुद्री डाकुओं की असली ताकत दिखाना चाहता हूँ। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि उन शैतानों ने हमारे समुद्र में पैर रखने की हिम्मत क्यों नहीं की, वेन्स ने गुर्राहट के साथ कहा, और उसके निडर स्वर को देखकर मेलिना सहित कुछ समुद्री डाकू कप्तान साहसी बन गए। कोई बातचीत नहीं, जैसे ही वे हमारी सीमा में आएं, इच्छानुसार फायर करें, वेन्स ने आदेश दिया। सब कुछ तैयार है वेन्स। मेलिना वेन्स के पास पहुंची। हम उनका ख्याल रखेंगे। आज के बाद केवल एक सच्चा समुद्री डाकू सरदार होगा। उसने मोहक ढंग से उसके कानों में फुसफुसाया, ब्लैकमैन तुम कमीने, तुम कहाँ हो? वेन्स ने द्वीप के चारों ओर रक्षा पंक्ति बनाते हुए सैकड़ों जहाज़ों को देखा। हालांकि बेड़े में ब्लैकमैन की सेनाएं शामिल थीं, फिर भी वेन्स को ब्लैकमैन के मार्गदर्शन और नेतृत्व की कमी खल रही थी। मैंने भी पीठ पीछे वार करने की आज़ादी ली, वेन्स। मेलिना ने अपने होंठ चाटे और वेन्स, वह बस मुस्कुराया। सब कुछ कहने और करने के बाद वेन्स अपने जहाज पर आया, एक ब्रिगेड जो युद्ध के बजाय गति के लिए बनाई गई थी। वेन्स ने अपने जहाज का नाम सेलिंग विंड रखा। ये नाम जहाज के लिए बिल्कुल सही था क्योंकि ये दक्षिणी महाद्वीप के सबसे तेज जहाज़ों में से एक था। वेन्स ने रम ले जाने वाले सैकड़ों व्यापारी जहाज़ों को लूटने के लिए जहाज का इस्तेमाल किया। सेलिंग विंड की गति ने हमेशा वेन्स को तब तक मारने और भागने में सक्षम बनाया जब तक कि प्रतिद्वंद्वी जहाज लड़ने की स्थिति में न हो जाए। वेन्स ने अपने जहाज से एक युद्ध के आदमी को भी मार गिराया। अब वह अपने पीछे सैकड़ों जहाज़ों के साथ बिग बर्था के दिखने का इंतजार कर रहा था। देखो, कौवे के घोंसले के ऊपर खड़ा समुद्री डाकू चिल्लाया जब वेन्स ने दूरबीन से क्षितिज को देखा। वे यहाँ हैं। वेन्स ने कोरी के बेड़े का नेतृत्व करते हुए उनकी ओर नौकायन करने वाले विशाल फ्रिगेट को देखा। उन सभी जहाज़ों ने कोरी के झंडों के बजाय शुद्ध काले झंडे फहराए। तूफानी बादलों की तरह काले जहाज क्षितिज पर अदन के पास पहुंचे। तैयार हो जाओ समुद्री लुटेरों, वेन्स चिल्लाया क्योंकि तोपों की चरमराहट की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज रही थी। इसके अलावा अदन में एक तेज घंटी बज उठी जो आने वाले खतरे का संकेत दे रही थी। जैसे ही वे हमारी सीमा में प्रवेश करते हैं, अपनी पूरी ताकत से गोली चलाओ, वेन्स ने फिर से चिल्लाया। युद्ध के सामने भी उसने रम की एक बैरल लाने और अपने गले में एक पूरा मग पीने की उपेक्षा नहीं की। जहाज और अदन में मौजूद हर तोप ने क्षितिज पर निशाना साधा और जैसे ही वे अपनी सीमा में प्रवेश करते हैं, अपनी इच्छानुसार फायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि बिग बर्था सहित सभी जहाज अपनी फायरिंग रेंज से कुछ मीटर की दूरी पर रुक गए। वे क्यों रुक रहे हैं? मेलिना ने पूछा। शायद बातचीत करने के लिए। क्या होगा अगर वे हमारी ओर नहीं आते हैं? हम उनके पास जाएंगे और उन्हें वहीं डुबो देंगे जहां वे खड़े हैं। वेन्स ने अपना मग उठाया, अपने दल को उत्तेजित किया। वे सभी ने जोरदार युद्ध की पुकार लगाई और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अचानक उन्होंने बिग बर्था से एक चमकदार लाल रोशनी निकलती देखी। क्या बकवास है! वेन्स और उसका जहाज ऐसे लाल हो गया जैसे किसी ने उन पर लाल स्पॉटलाइट निशाना साधा हो। बूम! जब वे असमंजस में थे, शांत समुद्र में एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी। वेन्स ने आसमान की ओर देखा तो अनगिनत सीढ़ियां उनके ऊपर गिर रही थीं। वेन्स और उसके जहाज को तब तक पता ही नहीं चला कि उन पर क्या गिरा है जब तक कि वे टुकड़ों में फट नहीं गए। हे भगवान! समुद्री डाकू भगवान! वेन्स! बकवास! काला जादू!
समुद्री डाकू पूरी तरह असमंजस में थे। इसके अलावा वे डरे हुए थे। वेन्स की सेलिंग विंड को नष्ट करने के बाद लाल स्पॉटलाइट कुछ और जहाज़ों पर पड़ी और नतीजा वही रहा। समुद्री लुटेरों ने कोरी के बेड़े के अपनी फायरिंग रेंज में प्रवेश करने का इंतजार नहीं किया, बल्कि बिग बर्था पर लक्ष्यहीन रूप से तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। जब समुद्री डाकू तोप के गोले बरसा रहे थे, एक काला बादल धीरे धीरे अदन की ओर उड़ रहा था। आत्मसमर्पण करो, राक्षसी आवाज समुद्र में फैल गई, जिससे समुद्री लुटेरे डर गए। धीरे धीरे काला बादल दूर हो गया, जिससे समुद्री लुटेरों को डार्क लॉर्ड का पता चला। फायर। हालांकि एक साहसी समुद्री डाकू कप्तान ने माइकल पर गोली चलाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह निशाना साध पाता, लाल स्पॉटलाइट जहाज पर पड़ी। धमाका। नतीजा वही हुआ, जहाज फटकर चूर चूर हो गया। मोटा माइकल की अपेक्षा से ज्यादा शक्तिशाली था। माइकल रुका नहीं, इसके बजाय उसने अदन की ओर इशारा किया। मैक्सिन को अदन पर मोटा फायर करने का संकेत दिया। वह दीवारों और द्वीप को आंशिक रूप से नष्ट करके एक संदेश देना चाहता था। समुद्री लुटेरों की चौंकती निगाहों के नीचे अदन पर अनगिनत उल्काएं गिरी, दीवारों और विस्फोट के आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया। हे भगवान, गिब्सन डर से कांप उठा, सारी मौत और विनाश को देखकर। एडन की दीवारों और कुछ जहाज़ों के साथ रुकने के बजाय माइकल ने जहाज़ों की ओर इशारा करना जारी रखा, क्योंकि मैक्सिन ने मोटा दागे और कुछ ही मिनटों में कई जहाज़ों को नष्ट कर दिया। कोरी ने जहां भी अपनी निगाह घुमाई, वहां विस्फोटों के अलावा कुछ नहीं था। वेंस के पास कोई मौका भी नहीं था। उसने सोचा कि माइकल वेंस के पास उड़कर जाएगा, उसकी गर्दन पकड़ेगा और समुद्री डाकुओं के सामने उसे मार डालेगा। फिर भी जो हुआ वह बिल्कुल विपरीत था। उसने वेंस पर एक उंगली भी नहीं उठाई। यदि आप अपने दोस्तों के साथ शामिल होना चाहते हैं तो गोली चलाएं। माइकल की आवाज़ इस हद तक बढ़ गई कि यह एक वज्रपात की तरह लग रहा था। समुद्री डाकू उसकी राक्षसी आवाज़ सुनकर कांप उठे। यहाँ तक कि सबसे निडर समुद्री डाकू कप्तान भी कांप उठे और अपने चालक दल को उस पर गोली चलाने का आदेश देने में झिझकने लगे। इस बीच बिग बर्था और कोरी का बेड़ा धीरे धीरे एडन की ओर बढ़ने लगा, जो आग की तरह जल रहा था। अलाव। जब तक कोरी के बेड़े के कुछ जहाज़ों ने बिग बर्था और अन्य पर गोलीबारी शुरू नहीं कर दी, तब तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। माइकल ने जल्दी से अपनी नज़र अपने बेड़े की ओर घुमाई और देखा कि कुछ जहाज़ अपने सहयोगियों पर गोलीबारी कर रहे थे। बैकअप प्लान है न? अचानक विश्वासघात के बावजूद माइकल ने एक भान भी नहीं उठाए। इसके बजाय वह गद्दारों से सबसे क्रूर तरीके से निपटने के लिए बिग बर्था की ओर उड़ गया। अध्याय 577 समुद्री डाकू लॉर्ड ब्लैकमैन। माइकल के विपरीत बिग बर्था पर अन्य लोग पूरी तरह से चौंक गए थे। गद्दार। शॉटी रेलिंग पर कूद गया और बुरी तरह चिल्लाया, हम उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना उन पर गोली नहीं चला सकते। गिब्सन ने बिग बर्था और गद्दारों के बीच फंसे दोस्ताना जहाज़ों की ओर इशारा किया। कोरी ऊपर से नीचे तक कांप उठी। उसे डर था कि उसके चालक दल के विश्वासघात के कारण डार्क लॉर्ड उसके साथ क्या करेगा। मुझे ये देखना चाहिए था, कोरी ने बड़बड़ाया। हुश। लेकिन अचानक एक गहरे हरे रंग की धुंध ने गद्दारों के जहाज़ों को घेर लिया। एक एक करके सभी गद्दार जहाज घने हरे रंग की धुंध में ढक गए। बूम 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 बूम। अचानक हरे धुंध में लिपटे सभी जहाज फट गए, सिवाय एक फ्रिगेट के। जब धूल और धुआं शांत हुआ तो गिब्सन और अन्य लोगों ने डार्क क्वीन को उनके ऊपर मंडराते देखा। गया गद्दारों के आखिरी जहाज की ओर उड़ गया और उसने ऊपरी डेक पर कुछ लाशें देखीं। गया को यह स्पष्ट था कि गद्दारों ने कोरी के वफादार लोगों को मार डाला था। अन्य लोगों को मरते हुए देखकर बाकी सभी डर गए। हर एक व्यक्ति सिर से पैर तक कांप उठा और सफ़ेद चादर की तरह पीला पड़ गया। तुम्हारे गद्दार कीड़े। गया की चीख ने फ्रिगेट को हिला दिया और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। माइकल अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराया, गया को कार्रवाई में देख रहा था। उनकी निगाहों के नीचे गया ने अपना हाथ हिलाया, क्योंकि जहरीली हरी धुंध जहाज पर प्रत्येक व्यक्ति के चारों ओर लिप गई। गद्दारों को अपने साथ लेकर वह वेंस के बेड़े की ओर उड़ गई। कोरी के बेड़े में क्षणिक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, इसलिए वेंस के समुद्री डाकू कप्तानों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन गया ने गद्दारों को वेंस के बेड़े की फायरिंग से पहले ही नष्ट कर दिया। गद्दारों ने अपने आसपास की जहरीली धुंध से बचने के लिए छटपटाया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इस कार्रवाई को मिस नहीं करना चाहती थी, गया ने अपनी हत्या के इरादे को छिपाने की जहमत उठाए बिना कहा। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि जब कोई हमारे साथ विश्वासघात करेगा तो क्या होगा। गया ने अपनी कलाई हिलाई जब सभी 20 गद्दार आसमान में उनके सामने खड़े थे। उस पल सभी की निगाहें गद्दारों पर थीं। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया और मुट्ठी बांधी, उसकी ठंडी निगाह गद्दारों पर घूम गई। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की, हरे रंग की धुंध का एक टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा और उनके नथुनों में घुस गया। माइकल को गद्दारों को हिंसक रूप से हिलते डुलते और उनके शरीर के हर छिद्र से गहरा लाल खून उगलते देखने के अलावा किसी और चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी।
उनकी विशेषताओं, चीखने और मदद के लिए रोने के अलावा एक भी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी। यह एक लंबी, धीमी और दर्दनाक मौत थी, लेकिन उनकी मृत्यु की तुलना में विंस और अन्य लोग प्रतिभाशाली थे। कम से कम वे गया के जहर से पीड़ित होने के बजाय तुरंत मर गए, जिसने उनके अंगों को अंदर से खराब कर दिया था। कुछ मिनटों के बाद गद्दार एक खूनी पोखर में बदल गए और समुद्र में बह गए। अब कौन लड़ना चाहता है? माइकल की गरजती हुई राक्षसी आवाज़ खामोश समुद्र में गूंज उठी। उनमें से किसी ने भी इस बार डार्क लॉर्ड पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय समुद्री डाकुओं ने अपनी तलवारें गिरा दी और कोरी के बेड़े को घूरते रहे, जो धीरे धीरे अदन की ओर बढ़ रहे थे। माइकल और गया तब तक आसमान में तैरते रहे जब तक कि कोरी के सभी बेड़े ने द्वीप को घेर नहीं लिया। उसके बाद कोरी के लोग अदन में घुस गए और उन्हें समुद्री डाकुओं से कोई प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ा। उस पल समुद्री डाकुओं ने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा सिवाय इसके कि उनके साथ क्या होने वाला है। उनका नेतृत्व करने या उन्हें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। एक बार जब कोरी के आदमियों ने अदन में सभी रक्षा तोपों पर कब्जा कर लिया, तो माइकल विंस के महल की ओर उतर गया। अदन के निवासी, जिनमें ज्यादातर युवा महिलाएं और बुजुर्ग समुद्री डाकू थे, माइकल को देखकर चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उड़ रहा है और जादू कर रहा है। कुछ लोग तो घुटनों के बल गिरकर पूजा करने लगे, माइकल और गया को भगवान समझकर। उन्हें अनदेखा करते हुए माइकल खिड़की से वेंस के कमरे में दाखिल हुआ और अपने मातहतों के आने का इंतजार करने लगा। धमाका! माइकल ने अपना हाथ उठाया और हवा के झोंके से वेंस की कुर्सी उड़ा दी। फिर उसने अपनी कलाई के एक झटके से खोपड़ी और हड्डियों के सिंहासन को नीचे गिरा दिया। लेकिन अपने सिंहासन पर बैठने से पहले उसने कमरे के अंधेरे कोने की ओर देखा। अब आप बाहर आ सकते हैं। गया अपने सिंहासन पर बैठ गई, माइकल के सामने एक पैर के ऊपर अपना एक पैर रखकर, और एकजुट अतिथि के खुद को प्रकट करने का इंतजार करने लगी। माइकल के शब्दों को सुनने के बाद एक लंबा आदमी धीरे धीरे ताली बजाते हुए छाया से बाहर आया। उस आदमी की लंबी घनी दाढ़ी थी जो वाइकिंग्स की तरह लटकी हुई थी और उसकी आंखों के नीचे गहरा काजल लगा हुआ था। वह लंगड़ाते हुए चलने के लिए एक बेत का सहारा लेते हुए छाया से बाहर आया। हालांकि वह आदमी क्रूर दिख रहा था और उसमें समुद्री डाकू जैसी आभा थी, लेकिन उसने एक उच्च सेना अधिकारी की तरह कपड़े पहने थे। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए था और उसकी छाती पर पदक और रिबन लगे हुए थे, जबकि उसके दोनों चौड़े कंधों पर रंगों की कई पट्टियां उकेरी हुई थीं। लंबे सफ़ेद कोट और सफ़ेद पंख वाली टोपी को छोड़कर वह आदमी धरती पर एक नौसेना कार्यालय जैसा दिखता था। माइकल बस अपने सिंहासन पर बैठा और उस आदमी का खुद को पेश करने का इंतजार किया। हालांकि माइकल ने पहले ही उस आदमी की पहचान का अनुमान लगा लिया था। लूसीफर उर्फ द डार्क लॉर्ड। उस आदमी ने उस पर बैठने से पहले ज़मीन से कुर्सी उठाने के लिए अपनी बेत का इस्तेमाल किया। समुद्री डाकू लॉर्ड ब्लैकमैन। समुद्री डाकू अभी भी मानते हैं कि आप एक यात्रा पर हैं, माइकल ने शांति से अपनी राक्षसी आवाज़ में कहा। माइकल ने जो कहा वह सच था। उनके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि तीनों में से सबसे शक्तिशाली समुद्री डाकू लॉर्ड था, गिब्स ब्लैकमैन जैड। लूसीफर, समुद्री डाकू एक लुप्तप्राय प्रजाति है। हम दोनों ये जानते हैं। गया चुप रही, इस तथ्य के बावजूद कि उसे माइकल को उसके नाम से संबोधित करना पसंद नहीं था। मैं आपको महारानी से जुड़ने के लिए दोषी नहीं ठहराती। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है जब तक कि आपकी शाही नौसेना मेरी सेना के खिलाफ अपने झंडे नहीं उठाती। इसके विपरीत लूसीफर, मैं रॉयल नेवी और समुद्री डाकुओं के बीच शांति स्थापित करने के लिए यहाँ हूँ। महामहिम का मानना है कि नया नेतृत्व समुद्री डाकुओं को पूर्ववर्तियों की तुलना में दूसरी दिशा में ले जा सकता है। ब्लैकमैन की आवाज़ में एक बुद्धिमानी भरा लहजा था। माइकल को ब्लैकमैन का शांत स्वभाव पसंद आया, जबकि यह स्पष्ट तथ्य था कि माइकल उसे अपनी एक उंगली के झटके से मार सकता था। दिलचस्प, मुझे यकीन है कि इसके लिए शर्तें हैं, है ना? गया ने पूछा। सरल, रॉयल नेवी शांति संधि के बदले में दक्षिणी महाद्वीप के पानी को छोड़ देगी। आप हमारे व्यापारियों को नहीं लूटेंगे और हम आप पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन आप किसी के घर में बिना उन्हें श्रद्धांजलि दिए व्यापार नहीं करते, है ना? 20%। व्यापारी आपके जलक्षेत्र में जो कुछ भी लाएंगे उसका 20% भुगतान करेंगे। यह एक अच्छा सौदा है, गया ने माइकल के कानों में फुसफुसाया। लेकिन माइकल को लग रहा था कि ब्लैकमैन की चीज़ों की सूची में कुछ और भी था जो वह उनसे चाहता था। और क्या? माइकल ने झाड़ झंखाड़ नहीं किया और न ही सौदे को तुरंत स्वीकार किया। एडेन से बहुत दूर नहीं एक द्वीप है। यह महारानी के पिता का था। उन्होंने इस द्वीप को इसायाह नामक एक समुद्री डाकू से खरीदा था। ये दावे को साबित करने वाला दस्तावेज है। ब्लैकमैन ने धीरे से अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक सुनहरा चर्मपत्र निकाला। उसने चर्मपत्र को माइके की ओर फेंका। जैसे ही गया ने उसे हवा में पकड़ा और उसमें लिखी सामग्री को पढ़ने के लिए उसे खोला। महारानी को यह अच्छा लगेगा अगर द्वीप उसे वापस कर दिया जाए। कुछ मिनटों तक माइकल ने ब्लैकमैन को कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक शर्त पर उसे द्वीप वापस कर दूंगा। मेरे क्षेत्र में कोई सैन्य अड्डा नहीं होगा।
ब्लैकमैन की आंखों में अनिच्छा की चमक दिखाई दी। उसके मौन के क्षणों ने माइकल को संकेत दिया कि वे द्वीप को सैन्य अड्डे के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहे थे। लेकिन अब जब माइकल ने इसके लिए मना कर दिया तो ब्लैकमैन के पास सहमत होने या द्वीप को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समझ में आता है, कोई सैन्य अड्डा नहीं, हमारे पास कोई और शर्त नहीं है। अगर हम अपनी सभी शर्तों और नियमों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे। आप डार्क लॉर्ड से एक हस्ताक्षरित अनुबंध चाहते हैं? हा, माइकल ने शैतानी हंसी में फूट पड़ा क्योंकि कमरे में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। इस घटना के बावजूद जो कई पुरुषों को भयभीत कर सकती थी, ब्लैकमैन शांत और संयमित रहा। जरूर, अपनी महारानी को बता दें कि समुद्री डाकू अब नहीं रहे। अब से यह डाक आर्मी है और वे उसके व्यापारी जहाज़ों को परेशान नहीं करेंगे। अद्भुत। अंत में ब्लैकमैन मुस्कुराया। मैं कल अनुबंध लेकर आऊंगा। ब्लैकमैन ने सिर हिलाया कुर्सी से उठते हुए। माइकल को आश्चर्य हुआ कि वह कमरे से बाहर कैसे निकलेगा जब ब्लैकमैन हवा में गायब हो गया। क्या उसने अभी टेलीपोर्ट किया है? गया ने अपनी भौहें से कुढ़ीं। लगता है कि महारानी एक दिलचस्प व्यक्ति हैं, माइकल ने गया से कहा। टेलीपोर्ट करके कमरे से बाहर निकलना एक बयान था। महारानी चाहती थी कि माइकल को पता चले कि उनके पास शून्य रेखा के अंदर आग ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके भी हैं। चूंकि माइकल ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली महाद्वीप से इसकी उम्मीद की थी, इसलिए ब्लैकमैन की छोटी टेलीपोर्टेशन चाल ने उसे आश्चर्यचकित नहीं किया। मेरे भगवान, आखिरकार कोरी और मैक्सिन ने आग बुझाने और अदन से भागने की कोशिश करने वाले सभी समुद्री डाकुओं को पकड़ने के बाद कमरे में प्रवेश किया। ये हो गया मेरे प्रभु। हमने सभी मस्तूलों को हटा दिया और उन्हें महल के नीचे तहखाने में रख दिया। वे कहीं भी नहीं जा सकते जब तक कि वे तैरना न चाहें, मैक्सिन ने एक मनोरंजक लहजे में कहा। मुझे यकीन है कि वेंस के पास यहाँ कहीं रम का एक जत्था है। इसे पुरुषों के बीच वितरित करें। सुनिश्चित करें कि वे अच्छा समय बिताएं, लेकिन महिलाओं की लूट नहीं, गया ने ठंडे स्वर में कहा। जैसा आप चाहें मेरे प्रभु। समुद्री डाकुओं का क्या होगा मेरे प्रभु? कोरी ने माइकल के पीछे की खिड़की से बाहर सैकड़ों जहाज़ों को देखते हुए पूछा। उन्हें हमारे साथ आने या एडन छोड़ने के बीच एक विकल्प दें। अब से कोई समुद्री डाकू और चोरी नहीं होगी। हम वैध तरीके से जा रहे हैं। गया ने मैक्सिन और कोरी को बस इतना आदेश दिया। बिना लूटपाट के 20% व्यापारियों को प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात थी। जब उनके सौदे के बारे में बात बाहर आएगी तो अधिक से अधिक व्यापारी दक्षिणी महाद्वीप में प्रवेश करेंगे। नतीजतन न केवल उन्हें मुफ्त सामान मिलेगा, बल्कि गिसल और माइकल के नियंत्रण वाले राज्यों की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी सुधार होगा। नियंत्रण और शक्ति में बने रहने के लिए उन्हें इस तरह के एक स्थिर राजस्व प्रवाह की आवश्यकता थी। और तुम दोनों को भी एक ब्रेक लेना चाहिए। तुम इसके लायक हो, माइकल ने कहा जबकि कोरी और मैक्सिन ने सिर हिलाया क्योंकि वे थके हुए थे और उन्हें एक ब्रेक की आवश्यकता थी। घोस्टी, अब समय आ गया है कि तुम यहाँ वापस आओ। राजा और रानी तुम्हें बुला रहे हैं। कोरी और मैक्सिन के कमरे से बाहर जाने के बाद माइकल ने नाइटमेयर को उसे बुलाते हुए सुना। चलो रॉयल लैंड वापस चलते हैं। अध्याय 578 अवोर में पहुंचना। जब तक माइकल महल में वापस लौटा, राजा क्रेमर और रानी इमेट एक लाल बालों वाले युवक के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। उसने मिलते जुलते उग्र लाल वस्त्र पहने हुए थे और उसका रूप विचित्र था। भूत, राजा क्रेमर के दूर के चचेरे भाई मोरियत से मिलो, रानी इमेट ने माइकल को दूर शब्द पर जोर दिया। उसके चेहरे पर नजर डालकर माइकल दोनों के बीच तनाव को देख सकता था। कई मील दूर मोरियत ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। मोरियत, तुमसे मिलकर खुशी हुई। माइकल ने दृढ़ता से मुस्कुराते हुए युवक से हाथ मिलाया। ये खुशी पूरी तरह से मेरी है। चलो बैठते हैं। क्या हम? वे सभी सफ़ेद सोफे पर बैठ गए, जबकि नौकरानियां माइकल के लिए संतरे के जूस सहित कई पेय पदार्थ लेकर आईं। ऐसे युवा फ्यूजन स्टेज साधक को देखना बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे लगा कि सभी फ्यूजन स्टेज साधक बूढ़े हैं, मोरियत ने हंसते हुए कहा। लोग कहते हैं कि दृढ़ लकड़ी कभी विफल नहीं होती, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। मेरा मतलब है, चाहे आप कितनी भी मेहनत से साधना करें, अगर आपके पास किस्मत, संसाधन और प्रतिभा नहीं है तो आप उच्च चरणों पर नहीं चढ़ सकते। माइकल ने अपने संतरे के जूस का एक छोटा सा घूंट लिया और मोरियत से कहा। यह सच है, मोरियत ने सिर हिलाया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उच्च चरणों तक नहीं पहुंच सकते तो जो आपके पास है उसका आनंद लें। हाँ ठीक है, मेरा विश्वास करें या न करें, मैं उन शब्दों के अनुसार जीता हूँ। मेरी ओर देखें, मैं शरीर को मजबूत बनाने के चरण से आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने बहुत सारी औषधियाँ और सामान आजमाए, लेकिन मेरे पास प्रतिभा की कमी है। इसलिए अब मैं एक कमरे में बैठकर साधना करने के बजाय नश्वर सुखों का आनंद लेने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। माइकल ने देखा कि रानी इमेट अपनी आंखें घुमा रही थी, ये सोचकर कि किसी ने उसे नहीं देखा। दिन के अंत में जीवन का आनंद लेना ही सब कुछ है। माइकल ने मोरियत से सहमत होने का नाटक किया।
मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हूं जो मेरे विचारों से सहमत है। अब कृपया मुझे बताएं कि आप रॉयल लैंड में किस तरह की संपत्ति की तलाश कर रहे हैं। मेरे पास राजधानी में कई हैं और मैं आपको उनमें से एक देने में खुशी होगी। मैंने सुना है कि आप एक हिस्सा देना चाहते हैं। माइकल ने सिर हिलाया। यह मेरे लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। अब मुझे याद आया, आपके लोगों में से एक मेरे पास राजधानी में मेरी एक इमारत खरीदने के लिए आया था। तब सहमत न होने के लिए मुझे माफ़ करें, मोरियट ने माफ़ी मांगी। वह एक विकृत व्यक्ति था जो रेलिन के साथ सोना चाहता था, लेकिन वह उसके बारे में सोचने वाला मूर्ख नहीं था। जैसा कि मोरियट ने कहा, वह अपने जीवन को महत्व देता था, और फ्यूजन स्टेज के साधक की महिलाओं को छूना आग में कूदने जैसा होगा। इसलिए मोरियट ने रेलिन को छूने का विचार मिटा दिया। ये ठीक है, क्या यह अभी भी उपलब्ध है? अगर मैं उस इमारत का उपयोग रॉयल लैंड में हेड्स की एक और शाखा खोलने के लिए कर सकता हूं, तो मैं इसकी सराहना करूंगा। इमारत को अपना समझो। मैं अपने एक आदमी को दस्तावेज के साथ तुम्हारे पास भेजूंगा। बहुत बढ़िया, माइकल मुस्कुराया। क्या हम इसे एक अच्छी नाव पार्टी में मनाएंगे? मोरियट की बात सुनकर माइकल ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि माइकल वाकई निराश था, लेकिन उसने परेशान होने का नाटक किया। फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर के रूप में मिशेल बिना किसी चिंता के मोरियट को मार सकता था। सच कहूं तो माइकल ने नहीं सोचा था कि अगर उसने मोरियट को मार दिया तो राजा क्रेमर उसके साथ युद्ध में उतर जाएगा। हालांकि शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं था कि उसे और दुश्मन बनाने चाहिए। इसके बजाय माइकल ने अपनी शक्ति का उपयोग अधिक सहयोगी बनाने के लिए किया। दुर्भाग्य से मुझे एक बार नीलामी में भाग लेने के लिए अवोर जाना है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपकी किसी पार्टी में शामिल होऊंगा। आखिरकार हम अभी पार्टनर हैं ना? मुझे यह आवाज़ अच्छी लगी। मोरियट ने अपने वाइन ग्लास से माइकल के गिलास को टकराया। हालांकि रानी इमेट नाराज थी, लेकिन राजा क्रेमर राहत महसूस कर रहे थे। आखिरकार उनके बेकार चचेरे भाई को एक शक्तिशाली युवक दोस्त के रूप में मिल गया। राजा क्रेमर बस ये कामना करने से खुद को नहीं रोक पाए कि मोरियट घोस्ट जैसा हो जाए। रानी इमेट मोरियट का परिवार थी, लेकिन वह भी उससे दिल से नफरत करती थी। लेकिन उनमें से किसी ने भी स्पाइडर को मोरियट की आस्तीन पर रेंगते हुए और उसके कॉलम में गायब होते हुए नहीं देखा। सब कुछ कहने और करने के बाद माइकल महल से निकल गया, पवित्र चर्च की ओर बढ़ गया। हवा में गया और नाइटमेयर उसके साथ शामिल हो गए। यह क्या है? माइकल ने उसके मुंह से कुकी के टुकड़े पोंछे। माइकल द्वारा उसका मुंह साफ करने के बाद वह कान से कान तक मुस्कुराए। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं, बिल्कुल नाइटमेयर की तरह। तो हम आखिरकार अवोर जा रहे हैं, हो? गया ने पूछा। उसने उत्साह में अपने हाथों को आपस में रगड़ा। अवोर लौटे हुए उसे बहुत समय हो गया था। वह अपने राज्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। नागालैंड, अवोर के समुद्र में एक द्वीप। क्या तुम लोग कुछ भूल नहीं रहे हो? तुमने मुझसे कहा था कि तुम उस आदमी को मार दोगे जिसने रेलेने पर हमला करने की कोशिश की थी। नाइटमेयर ने माइकल और गया से पवित्र चर्च की ओर धीरे धीरे उड़ते हुए पूछा। हम अवोर जाएंगे और ईव से मिलेंगे, फिर रॉयल लैंड में वापस टेलीपोर्ट करेंगे, उसे खत्म करेंगे और फिर से अवोर लौटेंगे। इस तरह कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। माइकल ने पवित्र चर्च के रास्ते में नाइटमेयर को जल्दी से समझाया। कई मिनट तक उड़ने के बाद उनकी आंखों में पीले मेपल की घाटी दिखाई दी। इस बार वे सीधे पवित्र चर्च की ओर उड़े, क्योंकि माइकल को चर्च के आसपास के क्षेत्र में उड़ने का विशेषाधिकार था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल महल के उत्तरी तरफ था, जहां गुलाबों का एक विशाल बगीचा पोर्टल को घेरे हुए था। नीला भंवर बीच में सैकड़ों रक्त लाल गुलाबों से घिरा था। जब माइकल, नाइटमेयर और गया बगीचे के रास्ते पर उतरे तो एक गंजा आदमी एक सौम्य मुस्कान के साथ माइकल के पास आया। आस्तिक भूत, परम पावन ने मुझे आपको पोर्टल तक पहुंच देने के लिए कहा है। मैं आस्तिक मैक्सवेल हूं। माइकल ने मैक्सवेल की ओर झुके। महान एक और दो के वफादार उपासक भी हैं। मैक्सवेल ये सुनकर दंग रह गया कि एक ड्रैगन वास्तव में महान एक और दो का उपासक था। लेकिन घोस्ट की बात सुनने के बाद मैक्सवेल बहुत ही चमकदार ढंग से मुस्कुराया। युवाओं और ड्रैगन को महान एक और दो में विश्वास करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। इस दुनिया को आपके जैसे और लोगों की ज़रूरत है। गया को लगभग खून की खांसी आ गई और वह जोर से हंसने लगा। एक बड़ा दान और पूरा पवित्र चर्च यह मानने लगा कि माइकल उनके देवताओं का सच्चा उपासक था। सच कहूं तो माइकल आखिरी व्यक्ति था जो महान एक और दो में विश्वास करता था। वह इन बेवकूफ़ों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए इसके बजाय उन्होंने घोस्ट को एक सच्चा आस्तिक माना। निकास द्वार किंगडम थेरा में यासेरियस में स्थित है। अद्भुत। माइकल खुश था कि निकास द्वार ईव के गृह नगर यासेरियस में था, अन्यथा उसे एक शहर से यासेरियस के लिए उड़ान भरनी पड़ती। वह अवोर का पता लगाने से पहले ईव से मिलना पसंद करता था।
आस्तिक घोस्ट, आस्तिक एलिया और आस्तिक नाइटमेयर, आपकी यात्रा शानदार हो। मैक्सवेल ने उनमें से प्रत्येक की ओर झुकने के लिए समय लिया क्योंकि उन्होंने मैक्सवेल की ओर झुककर इशारा किया। महान 1 और 2 आपके साथ रहें और आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करें। मैक्सवेल ने तीनों को आशीर्वाद देते हुए अपनी हथेली उठाई। इसके बाद तीनों पोर्टल के पास पहुंचे। वे पोर्टल के जितने करीब पहुंचे उन्हें उतना ही ज्यादा खिंचाव महसूस हुआ। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, विश्वासी मैक्सवेल, माइकल ने पोर्टल में जाने से पहले अपने कंधे पर देखते हुए कहा। इस दुनिया में आने के बाद माइकल को अवोर जाने के लिए समय निकालने में लगभग 2 साल लग गए। हालांकि अपने रूनिक टेलीपोर्टेशन कौशल की बदौलत वह अवोर पर कहीं रून छोड़ने के बाद आगे पीछे जा सकता था। थेरा एक छोटा सा राज्य था जिसके उत्तर में शांत समुद्र, दक्षिण में घने जंगल, पूर्व में एक चौड़ी नदी और पश्चिम में एक बड़ा पहाड़ था। थेरा राज्य के नागरिक मुख्य रूप से हथियार बनाने, शराब बनाने और लोहार बनाने का काम करते थे। राज्य का परिदृश्य आश्चर्यजनक था। हरे भरे खुले मैदान, आश्चर्यजनक जलीय वन्य जीवन और नाटकीय चट्टानी संरचनाएं थेरा के आकर्षण की एक झलक मात्र थीं। यही वजह थी कि ये देश विदेशियों के बीच प्रिय था। थेरा के लोग विदेशियों का स्वागत करते थे और उनका मित्रतापूर्वक स्वागत करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि विदेशी राज्य की भलाई को मजबूत कर सकते हैं। यासेरियस शहर एक छोटे से पहाड़ के तल पर बनाया गया था और वास्तव में एक सदाबहार आश्चर्य था। इसकी सुंदरता हमेशा साफ आसमान और बर्फीले पहाड़ की पृष्ठभूमि से मेल खाती थी। इन आसमानों से आने वाली जलवायु का बहुत महत्व था और इसने वास्तुशिल्प डिजाइनों को भी प्रभावित किया क्योंकि अधिकांश इमारतों को जलवायु का पूरा लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि जब आपको तेज हवाओं की चिंता नहीं करनी पड़ती तो अधिक साहसी तत्व बनाए जा सकते थे। क्षितिज ऊंची ऊंची इमारतों से भरा हुआ था और ऐसा लगता है कि कई युगों में विकसित हुए हैं। यासेरियस में संस्कृति बढ़ रही थी और इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया था। कई नई संस्कृतियों ने न केवल व्यापार और संबंधों पर बल्कि शहर की पहचान पर भी अपनी छाप छोड़ी थी। जो ऐतिहासिक रूप से कल्पित बौनों का शहर था वह एक बहुसांस्कृतिक केंद्र में विकसित हो गया है जहां मनुष्य, जानवर और कल्पित बौने शांतिपूर्वक से अस्तित्व में हैं। उस समय एक चमकदार रोशनी वाले हॉल के अंदर माइकल गया और नाइटमेयर के साथ पोर्टल से बाहर चला गया। जैसे ही वे पोर्टल से बाहर निकले, तीनों उस आदमी को देखकर दंग रह गए जिसने उनका स्वागत किया। मैक्सवेल, माइकल ने अपना सिर झुकाया, ऊपर से नीचे तक उस आदमी को घूरते हुए। उस आदमी ने माइकल, गया और नाइटमेयर का स्वागत किया जो बिल्कुल मैक्सवेल की तरह ही दिख रहे थे। आस्तिक मैक्सवेल मेरा जुड़वां भाई है। मैं आस्तिक विश्वियन हूँ। किंगडम थेरा में आपका स्वागत है। आदमी ने सिर झुकाया और तीनों ने भी वैसा ही किया। तुम्हें अवश्य ही विश्वास होगा भूत। माइकल ने सिर हिलाया, हाँ, और यह मेरी मंगेतर एलिया और परिचित दुर्स्वप्न है। विनम्रतापूर्वक बातचीत करने के बाद विश्वियन ने आखिरकार उन्हें सुनहरे दरवाजे की ओर ले गया। दरवाजे की ओर चलते हुए माइकल ने अपनी नसों में उत्साह महसूस किया। ये समय था जब वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली महाद्वीप पर अपना वर्चस्व स्थापित करे। अध्याय 579, प्लेग। एक नई भूमि की खोज करने का उत्साह उसकी नसों में बह रहा था। हालांकि विश्वियन ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक हल्के नीले रंग का फेस मास्क निकालकर उसके उत्साह पर ठंडा पानी डाला। ... आपको प्लेग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। महान 1 और 2 उन लोगों की रक्षा करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। इन शब्दों से विश्वियन की मूर्खता की हद का पता चलता है। हालांकि पवित्र चर्च के विश्वासी उसके साथ अच्छे थे, लेकिन माइकल को लगा कि वह कट्टरपंथियों के एक समूह से निपट रहा है। मौका मिलने पर पवित्र चर्च अच्छे से ज्यादा नुकसान करेगा। उनके पास सिर्फ महान 8 कुलों से मुकाबला करने के लिए संसाधन और शक्ति नहीं थी। लेकिन हाल ही में गाजियन के पतन के साथ पवित्र चर्च लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय हो रहा था। माइकल ने शायद भेष बदलकर पागलों को मशाल दी हो। तो क्या हमें थेरा जाने की भी अनुमति है? आमतौर पर जब प्लेग आता है तो वे सीमाएं बंद कर देते हैं, है न? माइकल ने सुनहरे दरवाजे के सामने खड़े होकर पूछा। वे जल्द ही सीमाएं बंद कर देंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हें मिलेगा, विश्वासी भूत। महान 1 और 2 तुम्हारे साथ रहें और तुम्हारा मार्गदर्शन करें, विश्वियन ने शांति से कहा। दरवाज़ा खोला और नर्म मुलायम बादलों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाया। उसके सामने कोई इमारत या छड़ नहीं थी, सिवाय माइकल ने एक अंतहीन नीला आकाश देखा जिसमें जहां तक वह देख सकता था फूले हुए बादल फैले हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह आकाश में था। जब उसने बाहर एक कदम बढ़ाया और पीछे मुड़ा तो उसने गॉथिक शैली की इमारत देखी जो बहुत भव्य थी, बिल्कुल रॉयल लैंड की तरह। चर्च दायरे में कुछ इमारतों की तरह एक तैरते हुए पहाड़ पर बनाया गया था। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, विश्वासी विश्वियन। माइकल ने जल्दी से विश्वियन की ओर सिर झुकाया। वह ईव की जांच करना चाहता था। किसी कारण से वह तुरंत उसके बारे में चिंतित हो गया। ऐसा लगभग महसूस हुआ कि उन दोनों के बीच किसी तरह का मजबूत बंधन है।
डार्क लॉर्ड द्वारा टाइम ट्रैवल रूम का उपयोग करने से पहले उसे नहीं पता था कि ईव उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अगर वह नहीं होती तो माइकल यहाँ नहीं होता। हालांकि डार्क लॉर्ड ने समय को रीसेट कर दिया, लेकिन गहरी दोस्ती का बंधन मजबूत रहा। माइकल रॉकेट की तरह पहाड़ से बाहर निकल गया, पीछे एक शॉक वेव छोड़ते हुए। अपनी जल्दबाजी में वह ये पूछना भूल गया कि वोल्डीगार्ड कंपाउंड कहाँ है। उम्मीद है गया को पता होगा कि यह कहाँ है। वे पागल कमीने हैं माइकल, उन्हें प्लेग हो गया। क्या बकवास है। वह बहुत शांत था। ये मूर्ख पागल हैं, गया ने उन्हें कोसते हुए जमीन पर शहर की ओर गोता लगाया। वे संरक्षकों की तरह ही बुरे लगते हैं, दुष्वप्न ने कहा। अब कोई बात नहीं, चलो ईव से मिलते हैं। यहाँ एक अवसर है, कोई बात नहीं। गया ने अपनी आंखें घुमाई। मैंने कुछ बीमार काम किए हैं, लेकिन प्लेग को एक अवसर के रूप में देखना गलत लगता है। गया जानता था कि प्लेग के नाम पर स्पष्ट सुनहरा अवसर खुद को प्रस्तुत करता है। वह जानती थी कि माइकल कोई चमत्कार कर सकता है और प्लेग को ठीक कर सकता है। हालांकि प्लेग से अमीर बनना गलत लगता था। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम प्लेग के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अगर कोई और इसका इलाज खोजता है तो ऐसा ही हो। अन्यथा हम इलाज खोज सकते हैं और इसे लाखों में बेच सकते हैं। गरीबों का क्या? दुष्वप्न ने माइकल से पूछा। अवोर में कोई गरीबी नहीं है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाद्वीप कहा जाता है। अवोर का एक किसान एलन याओज के किसान से 10 गुना ज्यादा कमाता है। गया के शब्दों ने न केवल नाइटमेयर को बल्कि माइकल को भी चौंका दिया। ऐसा लग रहा था कि अन्य जातियों के शासक राज्य पर शासन करने में मनुष्यों से कहीं बेहतर थे। वे शहर के जितने करीब पहुंचते, माइकल उतना ही बेहतर यासेरियस के राजसी दृश्य को देख पाता। शहर खुद कल्पना और शैली के बीच एक संकर की तरह लग रहा था। हालांकि राजसी ऊंची इमारतों के बावजूद सड़कें खाली दिख रही थीं और शहर के चारों ओर धूसर धुंध ने इसे एक उदास रूप दे दिया था। वोल्डीगार्ड यौगिक इसी प्रकार का है। मेरे पीछे आओ। गया ने शहर के उत्तरी हिस्से की ओर इशारा किया, जहां माइकल ने दूरी पर माउंट फूजी जैसा एक पहाड़ देखा। माइकल और नाइटमेयर अपने नीचे भयानक शहर को देखते हुए गया के पीछे उड़े। इतने सारे बीमार। नाइटमेयर की बेहतर सुनने की शक्ति ने उसे शहर से आने वाली अनगिनत खांसी और उल्टी सुनने में सक्षम बनाया। इस समय वोल्डीगार्ड परिसर के अंदर प्लेट कवच में कई शव सामने के यार्ड में छलनी हो गए थे। कुछ सैनिकों ने अपने हेलमेट हटा दिए थे ताकि कोई भी भूरे रंग की त्वचा और भूरे रंग की त्वचा के नीचे नसों के गहरे हरे रंग के जाल को देख सके। केंद्र में टूटा हुआ फव्वारा अभी भी शेर के सिर से पानी निकाल रहा था। शवों ने हाउस वोल्डीगार्ड के राजसी महल के चारों ओर एक पंक्ति बनाई। बड़े लकड़ी के दरवाजे, एक पुल और गर्म तेल के बर्तनों वाला एक नियमित द्वार महल के निवासियों की रक्षा करता था। यह अंदर जाने का एकमात्र आसान रास्ता था। अवोर में किसी भी जगह की तरह बड़े करीने से काटे गए पेड़ों ने रंग बिरंगे फूलों के बिस्तरों के साथ भूमि को सजाया। टावरों ने अपने नीचे की हर चीज को बौना बना दिया और वे ग्रे पत्थर से बनी मजबूत मोटी दीवारों से जुड़े हुए थे। सजी हुई खिड़कियां महल में एक अतिरिक्त आकर्षण जोड़ती थीं, क्योंकि दीवारों पर तीरंदाजों और तोपखाने के लिए लटकते हुए खंभे थे। लेकिन उस समय वहां कोई तीरंदाजे या विशाल क्रॉसबो को चलाने वाला कोई नहीं था। सैकड़ों वर्षों तक महल की रक्षा करने वाला द्वार पहली बार गिरा जब वोल्डीगार्ड का परिसर युद्ध का मैदान बन गया। माइकल अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने प्लेग को एक अवसर के रूप में देखा। हाउस रोडगॉर्ड ने हाउस वोल्डीगार्ड को तब घेरा जब वह अपने सबसे कमजोर दौर में था। जब प्लेग ने यासेरियस को मारा तो हाउस वोल्डीगार्ड ने यह सुनिश्चित किया कि नागरिकों को कई कुलीन परिवारों की तरह खुद को अलग थलग करने के बजाय सबसे अच्छा इलाज मिले। नतीजतन कई वोल्डीगार्ड प्लेग से संक्रमित हो गए और आग ऊर्जा का उपयोग करने की उनकी क्षमता खो गई। प्लेग ने लगभग आधे वोल्डीगार्ड को मार डाला, जिसमें 3 फ्यूजन स्टेज रक्षक भी शामिल थे। चूंकि उन्होंने रक्षकों को खो दिया था, इसलिए हाउस रोडगॉर्ड, जो शहर में प्लेग के फैलते ही भाग गया था, वोल्डियागर्ड्स को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वापस लौट आया। लेकिन वोल्डियागर्ड का एक रक्षक हाउस रोडगॉर्ड के सैनिकों और महल के बीच खड़ा था, ईव वोल्डियागर्ड। हाइना का सामना करने वाली शेरनी की तरह वह अपने हाथों में हथौड़ा लेकर खड़ी थी। लाल बख्तरबंद हाउस रोडगॉर्ड के सैनिक उसके द्वारा अपने अधिकांश साथी सैनिकों को मार दिए जाने के बाद डर गए। जब उन्होंने घेराबंदी शुरू की तो उनके पास 100 सैनिक थे, लेकिन अब संख्या घटकर 30 रह गई थी। ईव के कोर स्ट्रेंथनिंग कल्टीवेशन चरण के बावजूद वह एक सोल रिफाइनिंग चरण के योद्धा को मारने में भी कामयाब रही। मैं ये सारा दिन कर सकती हूँ, ईव ने अपने मुंह के कोने से बहते खून को पोंछा और घिरे हुए सैनिकों को चिढ़ाया। खासकर उसकी ठंडी निगाह उस आदमी पर थी जिसने घेराबंदी का नेतृत्व किया था, इगोर रोडगॉर्ड। इगोर लंबे लाल बालों वाला एक लंबा नौजवान था। उसने अपने मुंह और नाक को लाल ड्रैगन के मुखौटे से ढक लिया। उसने एक साधारण लबादा पहना था, जिससे उसकी बालों वाली छाती और साथ ही आग उगलने वाले लाल ड्रैगन का टैटू दिखाई दे रहा था। चूंकि सभी फ्यूजन स्टेज रक्षक प्लेग के शिकार हो गए थे,
इसलिए हाउस रोड गॉड ने केवल कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धाओं को कुछ सोल रिफाइनर के साथ भेजा। सौभाग्य से वोल्डीगार्ड्स के सोल रिफाइनर ने घावों के कारण मरने से पहले हाउस रोड गॉड के सोल रिफाइनर को मार डाला। ईव ने आखिरी सोल रिफाइनर और कई कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धाओं को मार डाला और हाउस वोल्डीगार्ड से बची आखिरी महिला बनी रही। लेकिन तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं है। अपनी तरफ देखो। तुम थकी हुई हो, भारी सांस ले रही हो और तुम्हारे कानों से खून बह रहा है। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि तुम ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाओगी। इसलिए अपना एहसान करो और एक तरफ हट जाओ। मैं तुम्हें उचित तरीके से दफनाने का वादा करता हूँ, इगोर ने धीरे धीरे ईव की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। वह सही था और ईव ये जानती थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में मौजूद आर्क एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जल्द ही वह अपने शरीर में मौजूद आर्क एनर्जी के साथ साथ ताकत भी खो देगी। यहाँ तक कि हथौड़ा उठाना भी पहले की तरह आसान नहीं था। उसके शरीर की हर कोशिका उसे हथौड़ा छोड़ने और अपनी आंखें बंद करने के लिए चिल्ला रही थी। वह बिना किसी आराम के कई दिनों से लड़ रही थी। अगर हाउस रोड गॉड ने हाउस वोल्डीगार्ड को खत्म करने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग करने का संकल्प नहीं लिया होता तो हाउस रोड गॉड ने अब तक हाउस वोल्डीगार्ड को नष्ट कर दिया होता। लेकिन किसी कारण से हर बार जब ईव पलक झपकाता तो उसे घोस्ट और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता। ऐसा लगा जैसे कल की ही बात हो, वह उसके साथ मिलकर लड़ी हो। उसकी बहन महल में अपनी जान के लिए लड़ रही थी, लेकिन वह बस यही सोच पा रही थी कि आखिरी बार घोस्ट के साथ मिलकर लड़ना कितना अच्छा होगा। पास आओ और मैं तुम्हें उचित तरीके से दफना दूंगी, ईव ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैंने अच्छा बनने की कोशिश की, जैसा कि मेरे मरहम लगाने वाले ने कहा था। मुझे लगता है कि अब मेरे तरीके से काम करने का समय आ गया है। अपने तरीके से, इगोर का स्पष्ट रूप से ईव को मारने का मतलब था। एक एक करके सैनिकों को उसके पास भेजने के बजाय इगोर ने सभी 30 सैनिकों को सभी दिशाओं से एक साथ उसे घेरने का संकेत दिया। ऊश, ईव ने हथौड़े को जितनी तेजी से घुमा सकती थी घुमाना शुरू कर दिया, जिससे इगोर को केवल धुंधली हवा दिखाई दे रही थी और हवा की सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हालांकि वह ईव और उसके परिवार को मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। उसे वोल्डीगार्ड्स पर लगभग दया आ गई। वाह चलो, जब इगोर ने देखा कि उसके सैनिक नासमझ मूर्खों की तरह ईव की ओर बढ़ रहे हैं। अगर तुम बहुत करीब आ गए तो वह तुम्हें बुरी तरह पीटेगी, बेवकूफ़। भगवान के लिए अपने मंत्रों का उपयोग करो। सैनिकों ने जल्दी से अपने कदम रोक दिए, मंत्रों का उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, इन दिनों में से एक दिन मैं अपना दिमाग खो दूंगा और तुम अक्षम मूर्खों को मारना शुरू कर दूंगा। अध्याय 580 तर्कसंगत बुरे लोग। इगोर द्वारा चिल्लाए जाने के बाद रोड गॉड के सैनिकों ने आखिरकार जादू करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर ईव ने अपना हथौड़ा घुमाना जारी रखा और खुद को मंत्रों से बमबारी के लिए तैयार किया। वह जादू करने वाली के बजाय एक करीबी लड़ाकू थी। इस प्रकार मंत्रों को डालने के बजाय उसने अपने दुश्मनों को हथौड़े से मारना चुना। ये हमेशा उसके लिए काम करता था और वह अब बदलने वाली नहीं थी। ... उनके जैसे अक्षम सैनिकों के साथ वो वोल्डीगार्ड्स को खत्म करना तो दूर की बात है, वे कुछ भी कैसे कर सकते थे। जब उसने देखा कि सैनिक खंभे को हवा में ही रखता है तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसे मारो, इगोर चिल्लाया। वह चाहता था कि खंभा ईव से ज्यादा दूसरों को मारे, क्योंकि वे मंत्र पढ़ने के बजाय खंभे को घूर रहे थे। हाँ मालिक, आखिरकार सैनिक चिल्लाया और खंभा नीचे लाया जो ईव पर झूल रहा था। धमाका। हालांकि जिस क्षण खंभा ईव से टकराया, ईव के उड़ने के बजाय शॉकवेव से सैनिक तितर बितर हो गए। शॉकवेव ने इगोर को भी नहीं बख्शा, क्योंकि वह भी बल द्वारा कई मीटर दूर उड़ गया। जब इगोर अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि ईव के सामने एक काली ढाल के साथ कोई खड़ा है। भूत। ईव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक कमबख्त फ्यूजन स्टेज, क्या बकवास है। इगोर ने पूरी तरह से अविश्वास में अपनी आंखें खुजाईं। ईव को बचाने वाला आदमी बहुत छोटा लग रहा था, शायद उससे भी छोटा। फिर भी वह फ्यूजन स्टेज पर था। प्लेग से ग्रस्त शहर ईव में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, घोस्ट ने अपनी आंखें घुमाईं। मैं अकेले कैसे पीड़ित रह सकता हूँ। ईव ने थकी हुई हंसी निकाली, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। माइकल ने जल्दी से ईव के कंधे पर अपना हाथ रखा ताकि उसे संभाल सके। तुम्हें पता है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है ना। ईव मुश्किल से ये शब्द बोल पाए। मुझे पता है। माइकल ने उसके कंधे को जल्दी से सहलाया और अपनी नज़र इगोर की ओर घुमाई। यार देखो, ये दो तरह से हो सकता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मार दूंगा और तुम्हारा परिवार इसमें शामिल होगा। मुझसे लड़ो, मेरा परिवार इसमें शामिल होगा। दोनों परिवार एक पूरी तरह से युद्ध लड़ेंगे। हम दोनों पीड़ित होंगे और दूसरा जो बचेगा उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। या तुम अपने लोगों को लेकर घर जाओ और वोल्डीगार्ड्स को खत्म करने के लिए प्लेग का इंतजार करो। माइकल ने शांति से इगोर से बात की। अगर तुम यहाँ मर जाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा परिवार मुझे मारता है या नहीं।
तुम अपने सुनहरे युग का आनंद लेने के बजाय 6 फीट से कम हो जाओगे। तो तुम थोड़ा धैर्य क्यों नहीं रखते और दूसरा विकल्प क्यों नहीं चुनते? इगोर ने उस नौजवान की बात पर गहराई से सोचा। आखिरकार इगोर को ये बात समझ में आ गई। मरने का कोई मतलब नहीं था और इगोर को नहीं पता था कि वह इन अक्षम मूर्खों के साथ फ्यूजन स्टेज योद्धा को कैसे हरा सकता है। बॉस, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरे मुखौटे में दरार है। मेरे भी। हे भगवान, हम मरने वाले हैं। बॉस, हमें बचाओ। चिल्लाते हुए सैनिकों को देखकर माइकल लगभग हंस पड़ा। ओह बकवास, वे मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, इगोर अंदर चिल्लाया। अगर कोई पूछे तो मैं एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर से लड़ा और बच गया। समझे? इगोर ने अपने आदमियों से पूछा क्योंकि वे अपने सिर को ऊपर नीचे हिला रहे थे। वे जितनी जल्दी हो सके उस जगह से बाहर निकलना चाहते थे और उनके लिए कुछ और मायने नहीं रखता था। आखिरकार 2 दिनों की लड़ाई के बाद ईव ने इगोर और उसके आदमियों को उनके परिसर से उड़ते हुए देखा। उनके आंकड़े बादलों में गायब हो जाने के बाद उसने राहत की सांस ली। वाह, वे वाकई अलग हैं। जहां से मैं आया हूं वे मौत को चुनते। ज़्यादा खुश मत होइए, वे और लोगों के साथ यहाँ वापस आएंगे। और क्या बकवास है, आप फ्यूजन स्टेज पर कब और कैसे पहुँचे? मैं समझाना चाहूँगा, लेकिन क्या हम इसे अंदर कर सकते हैं? मैं आपसे शानदार स्वागत की उम्मीद कर रहा था। मुझे कहना होगा, मैं थोड़ा निराश हूँ। एलोन के पास वापस जाने में बहुत देर नहीं हुई है, घोस्ट ई फुसफुसाया जब माइकल उसे वापस महल के अंदर ले जा रहा था। और एलोन में प्लेग फैला दिया। नहीं, धन्यवाद। क्या हम प्लेग को ठीक कर दें और बहुत अमीर बन जाएं? इस समय ईव उसे स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रही थी। वह बस मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर ली, इस विश्वास के साथ कि घोस्ट उसे वापस ले आया है। ईव के कंधे पर सो जाने के साथ माइकल ने विशाल काले धातु के दरवाजे को खोला और उदास, मंद रोशनी वाले दालान को देखा जिसमें कोई जीवन नहीं था। किसी भी अन्य महल के दालान की तरह दीवारों को विभिन्न वोल्डीगार्ड के चित्रों से सजाया गया था। जैसे ही माइकल लाल कालीन पर चल रहा था, वह अंदर से खांसी और गुर्राहट सुन सकता था। जेनिफर, जेनी, ईव ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाना शुरू कर दिया। मैंने उसे पा लिया, माइकल ने ईव से फुसफुसाते हुए कहा, उसे हॉल में ले गया। जैसे ही वह दालान से बाहर निकला, संगमरमर के फर्श पर अनगिनत लोगों की दृष्टि ने उसका स्वागत किया। लोग खांस रहे थे और खून की उल्टी कर रहे थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हवा इतनी तीखी और तीखी उबकाई वाली गंध से भरी होगी। ये किसी भी वयस्क व्यक्ति के चेहरे को बदलने के लिए पर्याप्त थी। हरा, तुम बेहतर प्रार्थना करो कि मैं बीमार न पड़ जाऊं, कमीने, माइकल ने गुस्से में चिल्लाते हुए सुना और देखा कि गया नाइटमेयर को कंधे पर रखकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। और ईव वोल्डीगार्ड, मुझे लगता है। गया ने ईव की ओर देखा, जो जेनिफर का नाम बुदबुदा रही थी। फिर वहाँ क्या हंगामा हो रहा है? क्या तुमने उन सभी को मार डाला? गया ने हॉल में जाने के बजाय सीढ़ियों पर खड़े होकर पूछा। नहीं, वे अच्छे लग रहे थे। जब मैंने कहा कि वापस मुड़ो और चले जाओ, तो उन्होंने सचमुच ऐसा किया। अगर यह हेलोन पर वापस होता तो अब तक हम पूरी तरह से युद्ध कर चुके होते। हमारे हाथों में शायद कुछ और भी बुरा हो। गया ने फर्श पर पड़े कल्पित बौने, मनुष्यों और भूरे रंग की त्वचा वाले जानवरों को देखा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, उन्हें गुर्राते और खून खांसते हुए देखा। देखो हमें क्या मिला। फिर अपनी कलाई के एक झटके से गया ने अपने स्पेस रिंग से एक खाली शीशी निकाली। उसने इसे माइकल की ओर फेंका और जब उसने शीशी को पकड़ा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि शीशी के अंदर क्या है, बस इसकी गंध से। हमारा उपचार करने वाला पोषण। वे हमारे उपचार करने वाले पोषण से उनका इलाज कर रहे थे, गया ने अपनी आवाज में छिपे आश्चर्य के साथ कहा। उपचार ढूंढना, आधी लड़ाई जीत ली गई। चलो उसे उसके कमरे में रखते हैं और इलाज पर काम करना शुरू करते हैं। सिस्टम की मदद से प्लेग का इलाज ढूंढना माइकल को कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन एक कीमियागर के रूप में उसके पास कुछ विचार थे कि कहाँ से शुरू करना है। हमें पता चल सकता है कि उसका कमरा कहाँ है। मेरे पीछे आओ। दुष्वप्न हवा में उछला और अपने पंख फड़फड़ाते हुए माइकल को सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर ले गया। माइकल ने ईव को अपनी बाहों में लिया और दुष्वप्न के पीछे उड़ गया। इस तथ्य के बावजूद कि उसकी बाहों में एक महिला थी, गया को थोड़ी सी भी जलन महसूस नहीं हुई क्योंकि उसे उस पर भरोसा था। साथ ही माइकल ने गया को बताया कि वह ईव के बारे में कैसा महसूस करता है। अगर ईव घोस्ट की दोस्त थी तो वह उसकी भी दोस्त होगी। दुष्वप्न का पीछा करते हुए माइकल एक विशाल गलियारे में प्रवेश किया और कई कमरों से गुजरा। हर एक कमरे में एक बीमार व्यक्ति था। 10 या इतने कमरे पार करने के बाद माइकल एक संगमरमर के दरवाजे के सामने आया जहां उसने ईव वोल्डीगार्ड नाम खुदा हुआ देखा। गया ने दरवाजा खोला, लेकिन खाली कमरा खोजने के बजाय उन्होंने जेनिफर को अंधेरे कमरे में एक बड़े गोल बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। खिड़की से किसी भी रोशनी को आने से रोकने के लिए सभी पर्दे बंद थे। ईमानदारी से कहूं तो माइकल को ऐसा लगा जैसे वह किसी लड़के के कमरे में घुस गया हो क्योंकि कमरा बहुत गंदा था।
कमरे में एक भी किताब नहीं थी, लेकिन टूटी हुई डमी, तलवारें, ढालें और लबादे हर जगह बिखरे पड़े थे। उसने एक शरारती बच्चे को शेर के चित्र पर लटकते हुए भी देखा। जेनिफर की त्वचा ईव के विपरीत ग्रे थी और उन्होंने जेनिफर के कान से खून बहता हुआ देखा, जो नीचे रखे सफ़ेद तकिए को भिगो रहा था। माइकल ने ईव को जेनिफर के बगल में धीरे से लिटा दिया। हालांकि उसे जेनिफर जैसी पेटेंट के बगल में ईव को नहीं रखना चाहिए था, लेकिन ईव पहले से ही संक्रमित थी और ईव को क्वारंटीन करने का कोई मतलब नहीं था। वे सभी क्वारंटीन होने के बिंदु से आगे निकल चुके थे। इसके बजाय माइकल ने इलाज खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। पहले कदम के रूप में माइकल ने ईव पर अपना हाथ रखा, अपनी एपीडी से उसकी कलाई के अंदर एक सुई चुभा दी। उसने ईव से रक्त का नमूना लिया और अपने सिस्टम स्टोरेज से एक बड़ी सुई निकाली। यह एक बहुत बड़ी सुई है, गया ने अपनी भौहें उठाईं। माइकल को जेनिफर की गर्दन में सुई चुभाते और इतना खून चूसते हुए देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। गर्दन में एक बड़ी सुई चुभाने के बाद भी जेनिफर 1 इंच भी नहीं हिली। नाइटमेयर मुश्किल से उसकी दिल की धड़कन सुन पा रहा था। अगर वह सही था तो जेनिफर के पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हफ्ते। माइकल ने सिस्टम को बुलाने से पहले खून की 2 शीशियां अपने सिस्टम स्टोरेज में रख दीं। सिस्टम, खून के नमूने का विश्लेषण करो और मुझे इलाज बताओ। सिस्टम का स्तर इतना कम है कि 2 खून के नमूनों का विश्लेषण करके इलाज नहीं ढूंढा जा सकता। अगर होस्ट मरीज 0 का खून या ऊतक का नमूना दे तो सिस्टम इलाज का फॉर्मूला ढूंढ सकता है। फिलहाल माइकल के पास सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त अंक नहीं थे। वह सिस्टम पर खर्च करने के बजाय आपातकालीन स्थिति में अंक रखना चाहता था। किसी कारण से माइकल को लगा कि उसे जल्द ही अंकों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा वह जल्द ही मेजरोथ वापस लौट जाएगा। कोई बात नहीं, मेजरोथ स्काईहॉल द्वारा नियंत्रित एक जगह थी। बैकअप योजनाओं के बिना दुश्मन के इलाके में जाना बेवकूफ़ी होगी। रोगी 0 हो। ईव के पास कोई उपाय हो सकता है। माइकल ईव के पास बैठा अपने सिस्टम स्टोरेज से हीलिंग पोशन निकाल रहा था। क्या योजना है? गया ने पूछा। इलाज खोजने के लिए मुझे पहले संक्रमित व्यक्ति की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ईव को पता होगा कि वह कौन था।